बक्सर है, ये हमने देखा था, ठीक है, कि हाँ बैटल ऑफ बक्सर है। एनीवे ये हमने देखा था, और हमने देखा था कि हाँ जो है मुगल्स जो थे वो डिक्लाइन कर रहे थे और कई सारे स्टेट्स पैदा हो गए थे। फिर हमने देखा कि कई सारे यूरोपियंस भी बाहर से एंटर कर गए हैं, और फिर हमने देखा कि इनमें से किस तरीके से इनमें से इंग्लिश जीत जाते हैं और किस तरीके से ये इंग्लिश इनको हराते हैं। तो हमने राइज ऑफ ब्रिटिशर्स अब तक देखा है, राइट। अब तक हमने जो समझा है वो राइज ऑफ ब्रिटिशर्स समझा है कि कैसे जो है किसी को वॉर से हराया है और किसी को डिप्लोमेसी से हराया है। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गवर्नर जनरल्स वगैरह हैं और उनके डिप्लोमेटिक आइडियाज हैं, चाहे डॉक्टर नोब्लाप्स हो, चाहे सब्सिडियरी अलायंस हो, चाहे पैरामाउंट हो, तो इन सब आइडियाज से जो हम लोगों ने टेक ओवर किया। तो 1857 तक मैं बात कर रहा था लास्ट टाइम, यहाँ काइंड ऑफ आपका गड़ा भर गया है ना, और रिवोल्ट होने वाला है। तो बेसिकली अब तक अगर मैं कहूँ तो यह अब तक हमने सिर्फ जो है दो ही तरह के लोगों की बात करी है, या तो ये फॉरेनर्स की बात करी है जो बाहर से हम पे अटैक कर रहे हैं या हमारे यहाँ कॉलोनी बना रहे हैं, या फिर हमने ये इंडियन स्टेट्स की बात करी है, ठीक है। ये दो ही गेम अभी हमने खेला, इंडियन स्टेट्स वर्सेस फॉरेनर्स, जिसमें जो है यहाँ पे इंग्लिश जीत रहे हैं। यहाँ पे आज हम एक और प्लेयर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो साइड से सब कुछ देख रहा था, ठीक है। एक और प्लेयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हाँ एक इंडियन स्टेट्स थे, इंडियन स्टेट्स वर्सेस यूरोपियंस। और अब मैं समझ चुका हूँ, अगर मैं यूरोपियंस को काट के यहाँ पे इंग्लिश लिख दूँ तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। इंडियन स्टेट्स आ चुके हैं तो बेसिकली गेम अभी हो गया। अब एक और चीज समझ चुका हूँ कि अगर मैं इंग्लिश को काट के यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी लिख दूँ तो क्या सही होगा, है ना, बिल्कुल सही होगा। तो बेसिकली गेम जो है ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारी पड़ गई है इंडियन स्टेट्स के ऊपर। आज एक और तीसरा प्लेयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि है ब्रिटेन, जो कि साइड में काफी दूर से बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है इनको भी और एक और प्लेयर इनको भी, ठीक है। तो जो है फिलहाल मेन दोनों प्लेयर को ऑब्जर्व कर रहा है। तीसरे प्लेयर की बात करने जा रहे हैं ब्रिटेन की। ओके, तो देखते हैं क्योंकि बेसिकली चार्टर तो उन्होंने दे रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो जो है फादर तो यही है ना, तो चलेगी तो इनकी समझो बात को थोड़ा सा कि जो है इनके लाइसेंस पे, इनके चार्टर पे, इनके आइडियाज पे ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क कर रही है, इनके इशारों में नाचेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो जो है ब्रिटेन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ऊपर है, ईस्ट इंडिया कंपनी छोटी सी एक कंपनी है, ओके। बट स्टिल अभी तक हमने वर्चस्व जो देखा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का देखा है। ब्रिटेन भी देख रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है, इंडिया में एक्सपेंशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा किया है। तो इस पे शरीका बात शुरू करते हैं। तो जो है आज हम बात करेंगे कि ब्रिटेन ने 1858 क्या किया है। तो वो जो हमारी टाइमलाइन चल रही है 1707 से 1857 वाली, इसमें हम देख रहे हैं कि इस दौरान ब्रिटेन क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक चलो मेरे साथ हैं, कोई डाउट किसी को, या ठीक, ओके। तो बात करते हैं। तो यह पहली बात तो हमने ये एक्नॉलेज कर ली कि ये कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। 1600 को चार्टर वगैरह मिल गया था, है ना। 150 साल बाद 1600 में चार्टर दिया था जहांगीर के टाइम में, समथिंग जहांगीर के टाइम थॉमस वगैरह सब आए थे। लेकिन कहानी तब बदल गई जब 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने जो है दीवानी ऑफ बंगाल दे दी, है ना। बात कर रहे हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो देखो यार पीछे कुछ मिस मत करना, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो सब देखते चलो, रिवाइज करते चलो, जितना ज्यादा पकड़ते चलोगे, जितनी ज्यादा हमारे जो है जितनी ज्यादा पीछे की बातें क्लियर होंगी, मैं उतने डॉट्स तुम्हारे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ दया बिल्कुल सही है ना, जो दया की हमने बात करी थी, यहाँ निजाम और निजाम में दीवानी और निजाम में कर दी है, वो वाले पॉइंट में बात कर रहा हूँ। जब ये रॉबर्ट क्लाइव ने जो है जब रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी मिले, वो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्लाइव ने शुरू किया वहां पे। अब यहाँ से जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, इसकी यहाँ पे समझ कि नहीं ये क्या हुआ अचानक से, भाई अब तक तुम क्या करने गए थे, अब तक तुम ट्रेड करने गए थे, ट्रेड में तुम्हें नुकसान हो रहा था, मार्केट कर रहे थे, जो भी था सब सही था। लेकिन एकदम से जो है काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, समझ रहे हो भाई। अगर जो है अगर हम रिलायंस को भेजें कि रिलायंस जाओ जो है अफ्रीका में जो है जाके ट्रेड करो, तो जब तक वो ट्रेड कर रहे हैं हम ट्रेडिंग हो रही है, एकदम से तुम्हें पता चला कि जो है रिलायंस ने साउथ अफ्रीका पे कब्जा कर लिया। नाउ दिस इज द न्यूज़ कि वो ये कैसे हो गया, साउथ अफ्रीका पे कब्जा कर लिया, यानी साउथ अफ्रीका का जो ग्रॉस प्रोडक्शन होने वाला है, जो नेशनल इनकम होने वाली है, उसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हो, उसमें आपको पैसा थोड़ा वॉइस थोड़ा सा जो है एक्सक्यूज करना वो सही नहीं हुई। तो जो है उसमें जो है आप एक्सक्यूज उसमें जो है बेसिकली आपको शेयर मिलने वाला है, रेवेन्यू मिलने वाला है। और बंगाल जैसा रिच रिसोर्स, राइट, हाँ वेरी वेरी रिच रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू, 4 मिलियन यूरो पर एनम, इतना पैसा, ठीक है। तो नाउ दे आर बेसिकली नाउ दे आर इंटरेस्टेड कि भाई देखें गेम में हो गया है, ठीक है। इतना पैसा अगर इनके पास आने वाला है तो नाउ दे आर इंटरेस्टेड, यू शुड केयरफुल अबाउट देम कि पैसा कहां जा रहा है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या क्या चीजें हैं। एंड वी शुड एक और बात इसमें है कि जब काइंड ऑफ इतने बड़ा पैसा आने वाला है तो जो है कोशिश करो कि पैसा हमको भी मिले, ऐसा ना हो कि खाली कंपनी को ऑफर करे, ऐसा भी होना चाहिए थोड़ा डायरेक्ट करो, पैसा में शेयर हमको भी मिलना चाहिए। ये वाला जो है थोड़ा सा आइडिया दिमाग में आने लगेगा। ऑल्सो एक और जो बड़ी बात हो रही है कि यहाँ से जो भी वापस जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा रॉबर्ट क्लाइव वापस गए तो जेबों में सोना भर भर के लेके वापस गए, जहाज सोना भर के गया, इतना पैसा नॉट लिटरली, लेकिन स्टिल जो है इतना, हाँ नवाब सारी बात इतना पैसा ये भर भर के लेके जा रहे हैं। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठे हैं, जो वहाँ पे रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको बुरा लग रहा है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग पता नहीं कहाँ से इतना पैसा लेके आ रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लग रहा है। तो स्पेशली जो प्राइवेट ट्रेड था, अरे यार वैसा कुछ नहीं, आपकी वैसे नहीं है। यूजुअली भी जो है मैं समझ आप गया, यूजुअली भी मैं जो है बिल्कुल पसंद नहीं करता क्लास को रीशेड्यूल करना, राइट। वैसे जब तक स्ट्रीम नहीं होता मैं शेड्यूल नहीं करता, ठीक है। तो इससे ज्यादा तबियत खराब में क्लास ले रखी है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ आवाज ही बैठी बोल पा रहा हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो है ओके, हाँ तो जो है नाउ ये जो 4 लाख परिणाम है, उनको बुरा लग रहा है कि भाई इतना पैसा जो है ये लोग क्या है समथिंग, हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो एवरीबडी वांट्स दैट शेयर, एवरीबडी, ठीक है, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, इंटरनेशनल एवरीबडी वांट्स दैट शेयर, ठीक है। सो अब ये जो डुअल सिस्टम है बेसिकली थोड़ा इसको देखते हैं। डुअल सिस्टम में देखो एक और बात है कि एज अ कंट्री मैं रिस्पांसिबल हूं, मतलब एज अ कंट्री मैं रिस्पांसिबल हूं, मेरी कंपनी क्या कर रही है, राइट। मुझसे सवाल पूछा जाएगा, कल को बाकी की दुनिया भी पूछेगी कि तुम क्या करके गए थे। तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि मान लो अगर कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो है श्रीलंका अपने देश में अगर सिविल राइट्स वायलेशन कर रही है, तो बाकी के देश पूछेंगे ना कि भाई सिविल राइट्स वायलेशन तुम कर रहे हो, ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो है सिविल ह्यूमन राइट्स वाले जाएंगे उनके पास, वो करेंगे जो है ऑडिट वगैरह करेंगे, उनको बताएंगे भाई गलत है, बाकी के देश उसे कंडेम करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही ये जो देश है, दो अभी इतना ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हां यू नो दे आर वेरी वरीड अबाउट देयर स्कीम और यूएन जैसा यूनाइटेड नेशन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बट स्टिल यार ऑब्जर्विंग। और आल्सो उनके अंदर ये फीलिंग भी है कि नाउ वी आर सिविलाइज्ड, है ना, हाईली सिविलाइज्ड है, हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, हाँ हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, बुरा नहीं कर सकते, है ना। हम जो है यू नो दिस इज व्हाइट मैन्स बर्डन, ये हमारा बर्डन है कि हम सिविलाइज्ड हो गए, हम सीख चुके हैं, तो हमको बाकी लोगों को सिखाना है। तो दैट काइंड ऑफ यू नो कि उनके दिमाग में थॉट था। तो अभी जो डुअल सिस्टम जो है शुरू हो गया, होता क्या है कि सपोज अगर रिस्पांसिबिलिटी मेरी है और एग्जीक्यूशन किसी और का है, ठीक है, मतलब जवाबदारी मेरी है, अकाउंटेबिलिटी मेरी है, बट अगर एग्जीक्यूशन किसी और का है, ऐसे केस में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूशन कर रहा होता है ना वो उस पर ध्यान नहीं देता, ठीक है। वो जो है उस पर उतना जो है टेंशन नहीं देगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक अकाउंटेबिलिटी में उस पर सेट नहीं करोगे तब तक वो बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। तब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमने जो है यहाँ पे गेम खेला था कि नवाब के पास जो पावर जो थी वो हमने उससे बेसिकली छीन ली थी। नवाब खाली देखने के लिए नवाब था, तो नवाब वाज रिस्पांसिबल पर्सन, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको जो है यू नो कि राज्य चलाना है, अपनी नवाबी चलानी है, वो करना है, लेकिन पावर उसके पास नहीं है।
तो रिस्पांसिबिलिटी किसी और की, नाउ दिस इज बेसिकली दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर, दिस कुड बी पार्ट ऑफ योर एसे, इवन एथिक्स, कि अगर रिस्पांसिबिलिटी और पावर दोनों अलग-अलग चीजें हैं, देन इट इज अ सीरियस इशू, ठीक है। अगर रिस्पांसिबिलिटी किसी और की, पावर कोई और एक्सरसाइज कर रहा है, तो फिर सीरियस इशू। फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली अगर मैं कह दूं कि जो है रिस्पांसिबिलिटी जो है मनमोहन सिंह की थी, लेकिन पावर पीछे से कोई और एक्सरसाइज कर रहा था, तो वहां पे जो है दिक्कत आएगी, ठीक है। वहां पे एग्जैक्ट जो चीज वो करना चाहता है, वो एग्जीक्यूट करना चाहता है, वो नहीं कर पाएगा। रियल लाइफ अगर मान लो हाइपोथेटिकली ऐसा हुआ था, इन दैट केस, है ना, तो जैसे पपट किंग्स होते थे कि जैसे जो है तुम बात कर रहे हो रंगीला की पीछे सैयद है, या अगर हम बात कर रहे हैं जो है फारूक सियार की, तो पीछे सैयद है, तो जो है रिस्पांसिबिलिटी को रिस्पांसिबल कोई और है, पर पावर किसी और के पास है, तो वो कोशिश तो चाह रहा है कि कुछ कर ले, पर हाथ में पावर नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, अब्यूज ऑफ पावर होता है, क्योंकि जब मेरी जवाबदेही नहीं है, मेरे पास पावर है, मैं जैसे मर्जी वैसे यूज करूंगा, राइट। तो यहाँ पे जो है फेटेड डिवोर्स ऑफ पावर, जब भी फेटेड डिवोर्स ऑफ पावर फ्रॉम रिस्पांसिबिलिटी, जब भी ये सिनेरियो, जब भी ये केस डेवलप होगा, इन दैट केस देयर विल बी अब्यूज ऑफ पावर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था अब्यूज ऑफ पावर में कि देयर वाज अब्यूजेस ऑफ प्राइवेट ट्रेड, ठीक है। तो ये जो भी जो है कंपनी के सर्वेंट्स वगैरह थे, ये लोग क्या कर रहे थे कि जो है ये लोग जो है कुछ पैसा, कुछ ट्रेडिंग, अपनी प्राइवेट ट्रेडिंग बहुत कर रहे थे। यहाँ सामान वहां बेच दिया कि मेरा सामान है, वहां जाके बेच दिया और इसमें जो है प्रॉफिट कमा लिया। तो ये बहुत ज्यादा चल रहा था, प्राइवेट ट्रेड बहुत ज्यादा चल रहा था। दूसरा, ऑनगोइंग डिमांड ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंक्रीजिंग रेवेन्यू इवेंचुअली रिजल्टेड इन ग्रॉस ऑपरेशन ऑफ द पेजेंट्री। जो किसान है, अब ये लोग जो है ये लोग बेसिकली कुछ भी डिमांड करेंगे, है ना, क्योंकि अब पास दीवानी राइट्स आ चुके हैं, इन लोगों को जो है रेवेन्यू कलेक्शन करना है, तो ये लोग जी मर्जी कुछ भी डिमांड कर रहे हैं पेजेंट्री के साथ, किसानों के साथ। तो किसान बहुत दुखी होता जा रहा है। तो ये करप्शन बहुत ज्यादा है, ग्रीवांसेस बहुत ज्यादा है। तो एक चीज तो यहीं से नोट कर लो कि 1765 से ही किसान दुखी होना शुरू हो चुका है। जैसे 1765 दीवानी राइट्स मिल चुके हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, भले बंगाल बिहार उड़ीसा में ही, है ना, शुरू तो कर दिया है। तो यहाँ पे किसान ऑपरेट कर रहा है, अब इनके डीएनए में आ चुका है कि हाँ किसानों को ऑपरेट करना है, किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो वो बेसिकली इनका इनहेरेंट फीचर हो चुका है। हाँ, तो आगे जाके रेवेन्यू सिस्टम में मैं उस टाइप नहीं किया कि पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि दो डिफरेंट बॉडी है। आज का टॉपिक जो है हम वो शुरू कर सकते थे पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन मुझे लगा नहीं, पहले थोड़ा सा मैंने चेंज किया था, पहले मेरा प्लान होता, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, पहले ये दो बॉडीज अलग अलग है, इनको समझने की जरूरत है। तो आज पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आइए कल का टॉपिक है, कल परसों का टॉपिक है, जिसमें बात करेंगे उनकी पॉलिसीज, जिसमें जो आप कह रहे हो रजत महलवारी परमानेंट सेटलमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, वो डिस्कस करेंगे। उनका एजुकेशन सिस्टम है, वो सब डिस्कशन करेंगे। खैर, तो 1716 अच्छा ये हो रहा है। अब ऐसे केस में ये बातें सुनकर तुम्हें क्या लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत कमा रही होगी, बहुत पैसा होगा उनके पास, अमीर बहुत ज्यादा अमीर होंगे, कंपनी का रेवेन्यू बहुत हाई होगा, कैसी फीलिंग आ रही है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ बहुत हाई होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा ऐसा नहीं है। रीजन ये है कि ये जो प्राइवेट ट्रेड चल रहा है, हाँ देखो इंडिया में स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इंडिया में रिसोर्सेज वगैरह सब आ रहा है, ठीक है, बट ये कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का दिवालिया हो रही है, वो जो है यहाँ पे रिसोर्सेज है, आर्मी डेवलप कर रहे हो, रिसोर्स डेवलप कर रहे हो, तुम अपना एक्सपेंडिचर दिखा दे रहे हो। ट्रेडिंग में अगर कोई प्राइवेट ट्रेड कर रहा है, तो डोंट थिंक कि ये प्राइवेट ट्रेड लेजिटिमेट ट्रेड को मार देगा। अगर मैं प्राइवेट ट्रेड पे ज्यादा फोकस करने लगूंगा, तो उतने कार्गो में जो शेयर जा रहा है वो प्राइवेट ट्रेड का ज्यादा होने लगेगा, तो वहां पे और उसको ऑन पेपर दिखा देंगे कि भाई ये तो जगह नहीं थी, सामान दिखानी जो भी, तो वो ओवरऑल करप्शन बहुत हो रहा है। तो जो कंपनी ऑफिशियल्स है, जो यहाँ पे पोस्टेड है, वो बहुत अमीर हो रहे हैं, उनका पर्सनल बैक मनी खूब बढ़ रहा है, पैसा खूब बढ़ रहा है, राइट, तो वो सब हो रहा है, लेकिन कंपनी का अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा। तो कंपनी यहाँ पे डेट में है $6 मिलियन के, $6 मिलियन कंपनसेशन टू पर्सनल अकाउंट, कंपनसेशन फॉर प्राइवेट ट्रेड अगर हो रहा है तो हाँ वो पर्सनल अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। यूजुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ द योर करप्शन, ठीक है, यहाँ इसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी डेट में है और कंपनी बता नहीं सकती डेट में है, वरना उसके शेयर्स गिर जाएंगे। तो कंपनी ने डिविडेंड घोषित कर दिया है 12.5% का, जो कि बहुत अजीब है, बट ये किसी को नहीं पता कि डेट में, ठीक है, ये किसी को नहीं पता कि प्रॉफिट में नहीं है। अगर कोई कंपनी अगर डिविडेंड घोषित कर रहा है 12.5% का, तो डेफिनेट है कि ये प्रॉफिट में जा रही है, तो वो नहीं चाहते थे कि लोगों को पता
पता चले तो दे फॉल्सिफाइड देयर अकाउंट एंड एटसेट्रा, ठीक है, यहाँ जो है हम प्रॉफिट में एटसेट्रा एंड दे वर एक्चुअली गिविंग अ डिविडेंड ऑफ 12.5% टू देयर शेयर होल्डर्स, तो दे वर हैप्पी। बट साथ ही साथ जो है कुछ खबरें जुड़ जाती हैं, सॉरी वहां पे जा रही क्या हो रहा है यहाँ पे, तो एक तो बंगाल में फमीन आया हुआ है, ठीक है 1770 में, हैदर उधर जाकर तबाही मचाया हुआ है, 2 वॉर कर चुका है हैदर, कर्नाटक वॉर में तो उधर काफी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, सेकंड वॉर में काफी भारी पड़ रहा है ना, तो ये सारी चीजें जो है इंग्लैंड पहुंच रही है। हालांकि मैं फर्स्ट वॉर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वॉर में तो ड्रॉ ही हुआ था ना हैदर के साथ, तो हैदर भारी पड़ रहा था, तीनों एक तरफ हैदर की तरफ भी भारी पड़ रहा था, याद आ रही बात फर्स्ट वॉर ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर जो थी 1758, बिल्कुल सही राइट। तो ये जो है ये भारी पड़ रहे थे। ओके, तो नाउ द कंपनी स्टॉक शोड अ स्पेक्टेकुलर डिक्लाइन। जब ये न्यूज़ आई ना तो लोगों को लगा भाई 12.5% जो भी दे रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं है, इनके शेयर गिरने लगे। जब शेयर गिरने लगे तो उनका पैसा जाने लगा। ओ आई होप कि आप मार्केट समझते हो कि शेयर मार्केट क्या है और वगैरह वगैरह बात समझते हो। तो जब शेयर से पैसा लोग बेचने लगे तो उनका पैसा कम होने लगा ना, उनकी वैल्यूएशन कम होने लगी। तो अब जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है दे अप्लाइड लोन, बैंक ऑफ इंग्लैंड को उन्होंने लोन अप्लाई किया कि हमको 1 मिलियन यूरो 10 मिलियन यूरो 1 मिलियन यूरो बेसिकली इनको लोन चाहिए, ठीक है। अब ये बात सरकार को समझ नहीं आई कि यार ये तुम 12.5% का जो है वो भी दिखा रहे हो, डिविडेंड दिखा रहे हो, ठीक है, और फिर तुम लोन मांग रहे हो 1 मिलियन यूरो का, ये बात उनको समझ नहीं आई। और यहाँ से जो है जब भी तुम पैसा मांगते हो ना किसी से, डेली लाइफ में मांग के देख लो, किसी से भी पैसा मांगोगे ना तो पैसा आएगा विद शर्त कंडीशन, बेटा पढ़ाई कर लेना, ठीक है, कब लौटाओगे समथिंग, है ना, साथ में कुछ भी कंडीशन, बेटर वेदर इंटरेस्ट और एनीथिंग, पैसा ऑलवेज कम्स विद सम कंडीशन। ओके, तो इन्होंने जब सरकार को डाउट हुआ तो इन्होंने सेलेक्ट कमेटी उठाई, सेलेक्ट कमेटी हेड है जनरल परगिवानी, तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि एक तो एट्रोशियस अब्यूज दैट स्टेट द नेम ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, कि कैसी सरकार है, ये जिस तरह से आप काम वहां पे कर रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए, हाईली करप्टेड है। तो इस सरकार को सरकार कह नहीं सकते आप, जिस तरह का बेसिकली यहाँ पे इंडिया में हम माने छोटी सी सरकार बना ली है तो कंपनी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आ गए, तो ये सिविल गवर्नमेंट ऐसे ऑपरेट नहीं करती जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बदनामी लेकर आएंगे। ये बात जो है उन्होंने जो है यहाँ पे इस कमेटी ने कहा। 1772 उन्होंने दोबारा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और 1 मिलियन यूरो का फिर से मान लिया कि 1 मिलियन यूरो की जरूरत है ना, अब हद हो गई। अब जो है उन्होंने कहा एक सीक्रेट कमेटी उठाई, ठीक है, उन्होंने पता करो ये चल क्या रहा है इसमें। ओके, तो यह सीक्रेट कमेटी ने सब पता किया, उन्होंने कहा देखो सर आपको रेगुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, इस कंपनी को आप छोड़ नहीं सकते विद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, यू नीड टू रेगुलेट देम, यू नीड टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, है ना। इन लोगों को नहीं पता कि देश कैसे चलाते हैं, राज्य कैसे चलाते हैं, उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, कुछ कोडिफिकेशन करना पड़ेगा, दैट वाज रिक्वायर्ड। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसी बात है, तो उन्होंने ग्रांट कर दिया 1 मिलियन 1.4 मिलियन यूरो ग्रांट कर दिया, 4% इंटरेस्ट पे, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, ठीक है, फिलहाल पैसे दे दिए उन्होंने। और यहाँ पे आया रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो पहला एक्ट पास किया ब्रिटेन ने जो कि बताएगा कि तुम्हें राज्य कैसे करना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमें लग रहा है कि यहाँ गेम पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी खेल रही है, वैसे ये खेल रही है, लेकिन उसके ऊपर भी है ना, तो होता है ना हर किसी का जो एक फादर होता है, तो ये उनके फादर है। अब ये इनको बताएंगे कि जो है कैसे तुम्हें जो है रेगुलेट करना है, क्या करना है। ओके, तो ये पहला मूव ब्रिटिश गवर्नमेंट का टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये अब इनको मौका मिल गया है कि किस तरह से शिकंजा कसना है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो ये जो तीसरा प्लेयर हमने अंडर किया है, ये हमारे दूसरा प्लेयर जो पे भारी पड़ रहा था, ये उससे भी कहीं स्ट्रांग प्लेयर है, ये उसको कंट्रोल करने वाला है, ठीक है। तो ब्रिटेन क्यों एक्ट पास कर रहा है, इसको थोड़ा समराइज कर दें। तो सबसे पहली बात करप्शन और जेलसी की बात करी, फिर हमें पार्लियामेंट को भी सुप्रीमेसी बतानी है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, यहां बताएंगे तुम्हें क्या है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी अप्लाई फॉर लोन, दिस ऑल आउट हो रहा था, तो दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, यहां अब कर सकते हैं, ठीक है। एंड जस्ट टू हैव क्लेम ओवर द केस, यहां जो है उस रेवेन्यू में हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी जो है उसका हिस्सा बनना है, तो वो चीजें क्रिएट करनी है। तो नाउ अब आगे कहानी में थोड़ा सा साइड स्टोरीज में देता हूं ताकि तुम ये स्टोरी समझ पाओ। तो हम बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं, हाँ आज हम बात करने वाले हैं कंपनी रूल में 1773 टू 1783 की बात कर रहे हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं, इसको 1707 कहते हैं। तो ये एक्ट पास हुआ है, पहला एक्ट आया है 1773। तो इस ड्यूरेशन में ब्रिटेन ने किस तरीके से रेगुलेट किया है ईस्ट इंडिया कंपनी को। साइड स्टोरी ये समझ लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर मैं टोटल यहां तक देखूं तो क्या तुम ये बात एग्री करो कि इंडियन स्टेट्स इनसे बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक है। थोड़ी सी हम बात समझ गए हैं कि पीजेंट्री इनसे बहुत ज्यादा दुखी है, थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं कि बाकी की पब्लिक हमने बात नहीं करी है, बाकी की पब्लिक इनसे बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैं कह रहा हूं कि 1857 में पाप का घर भर रहा है, तो पाप का घर भर जाएगा और ये लोग रिवोल्ट कर देंगे। तो यही इनका रिवोल्ट है 1857 का, जहां पे ब्रिटेन को मौका मिल जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कहने का कि हां आपका हो गया सर, आपसे नहीं हो पाएगा, योर गेम इज डन इन इंडिया, ठीक है। तो अब तक 1857 तक जो रूल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है। अगर मैं 65 से मान लूं इनका शुरू हो रहा है, हां तो इतना हो पाएगा बिल्कुल सही। यहां 1764 से अगर रूल स्टार्ट हो रहा है तो 1764 से 1857 तक जो रूल है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है। लेकिन 1857 में है ना, 1858 में स्पेशली एक्ट आएगा जो कि कहेगा कि नहीं सर आपका जो है गेम खत्म है, और यहां से क्राउन रूल स्टार्ट होता है। हम डायरेक्ट ब्रिटेन के अंदर आ जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी विल नो मोर बी रिस्पांसिबल फॉर आवर गवर्नेंस, ठीक है। तो हम ये समझने जा रहे हैं कि टिल 1857 ब्रिटेन ने किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया, ठीक है। बैक स्टोरी समझ आ गई तुम्हें, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे सिर्फ 1857 तक राज्य करेगी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाहर जाएगी और जो मेन हेड है ब्रिटेन वो हमें राज्य करेगी, ठीक है। अच्छा एक और बात अगर मैं कहूं तो क्या ये भी काइंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट नहीं है, ये भी एक तरह की लेयर है कि हाँ हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया, हम पे एक लेयर ईस्ट इंडिया कंपनी की है और ऊपर ब्रिटेन भी है, तो दो तरह की लेयर हमारे ऊपर लगी हुई है। ये भी एक तरह का डुअल गवर्नमेंट है, ये भी एक तरह की लेयर है, ठीक है। तो अब तो ये जो एक्ट आने वाले हैं 1773 से 1858 तक, तो इनका एक जनरल डिस्कशन अगर मैं करूं, ब्रॉड ओवरव्यू की बात करूं, तो नाउ दे विल ट्राई टू सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक सेंटर होना चाहिए कि बंगाल जैसे आज अगर मैं सेंटर की क्रिएट करूं, देखो इसके पहले जो इंडिया है, इंडिया में मुगल है, इंडिया में बंगाल है, उड़ीसा है, इंडिया में निजाम है, सब कुछ है। लेकिन 1707 तक तो खाली मुगल थे ना, तो एक सेंटर हुआ करता था जो पूरा इंडिया डायरेक्ट करता था, ठीक है। तो चीजें बेटर होती थी। जैसे जैसे ये लोग एक्सपैंड कर, जैसे हमने कल देखा पिछले क्लास में देखा कि राइज ऑफ रेडिकल्स हो रहा है, वी नीड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि कोई एक सेंटर है जो कि बंगाल है, वो एक सेंटर पूरे पावर पूरे जो है इंडिया को कंट्रोल कर रहा है। तो पहली चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज द सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि बंगाल के नीचे बाकी चीजें आती जाएंगी। देन दूसरी चीज हम देखेंगे दैट इज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट। तो जो आज की दुनिया में, आज जो इंडिया में देखते हो तुम कि तुम्हारी पॉलिटी में जो चीजें हैं वो धीरे धीरे यहाँ से डिजाइन होना शुरू होंगी, और जो तुम वो देख रहे हो दैट इज द फाइनल फॉर्म। आज का जो 1947 के बाद जो तुम देख रहे हो, बेसिकली यही चीज डेवलप होते 1947 की पॉलिटी बनेगी, ठीक है। तो यही इंस्टीट्यूशंस आगे जाके हमारे आज के इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि यही मॉडर्न एरा है। इंडिया ब्रिटेन के जाने के बाद हमने चीजें थोड़ी बदल दी, हमने गवर्नमेंट वही फॉलो करी, स्ट्रक्चर वही फॉलो किया, पहले जो स्ट्रक्चर था उसी को फॉलो किया, खाली फॉलो करना। हम लोग वही स्ट्रक्चर फॉलो किया। मैं कह रहा हूं कि पॉलिटी में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो हमारा है कि
राज्यसभा है, लोकसभा है ना, एक सेंट्रल बॉडी है, बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, तो फेडरेशन की अगर बात मैं कह लूं, या फिर जो है मैं टोटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कह लूं, है ना, इवन आईबीसी भी एक एग्जांपल है। तो हमने यही फॉलो किया, हमने यही रहने दिया, अंग्रेजों को जाने के बाद हमने यही सिस्टम रहने दिया। क्यों? मनी प्रॉब्लम ऑलरेडी प्रूवन इन ब्रिटेन, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, इतना टाइम नहीं था, काफी चीज अच्छी थी। एक बात तो ये भी है कि काफी चीज अच्छी थी, ये बात सही है। दूसरी बात ये है कि हमें आदत हो गई थी, ठीक है, कि हाँ 150-200 साल से जो चीजें हम देख रहे थे अच्छी भी थी, पर हमें आदत हो चुकी थी, तो उसको चेंज करने में लोगों को सिखाना पड़ता, इतनी जो है लिटरेसी भी नहीं थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें आदत हो चुकी थी, सिस्टम अच्छा था, हमें आदत थी, लेट्स कंटिन्यू, वो मेन आइडिया, ठीक है। तो खैर इसको इम्प्रोवाइज किया, नो डाउट हमने इम्प्रोवाइज किया, बेटर किया, लेकिन सिस्टम अच्छा था, फॉलो किया, ओके। तो खैर तो जो है अभी जो हम देख रहे हैं, दिस इज इनिशियल सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले क्या होगा कि सारी पावर कॉन्सेंट्रेट करी जाएगी, एक जगह बंगाल में लिखाई जाएगी, और जब वो ओवरऑल सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, तो उसके बाद क्या करते हो, पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि हाँ पावर आपके पास वापस है। तो पहले जो है पावर सेंट्रलाइज होगी और फिर वापस डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का होगा। देन ग्रेजुअली यू सी कि लोगों को इन्वॉल्व करने लगेंगे, इंडियंस को इन्वॉल्व करने लगेंगे इन दी गवर्नेंस, ग्रेजुअली, बहुत कम बट स्टिल स्टार्ट होगा। देन इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ, कि हाँ जो है लॉ बनेगा, कोड बनेंगे, है ना, जो लॉ वगैरह आईपीसी वगैरह बनेगा, तो ये सारी चीजें भी आएंगी बाद में। तो नाउ वी विल बी रूल्ड बाय बेसिकली जो होल इंडिया विल बी रूल्ड बाय अ कॉमन प्रिंसिपल्स, इट विल बी रूल्ड बाय कॉमन प्रिंसिपल्स, इट विल बी रूल्ड बाय कॉमन लॉज। तो ये जो है एक अच्छी चीज क्रिएट होगी, एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन वापस आएगा, और अच्छी बात ये कि थोड़ा सा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वापस आएगा, ठीक है, जो कि थोड़ा सा जो है मॉडर्न लाइफ पे है। राइट्स ऐसा नहीं कह देना चाहिए, बट इनहेरेंटली कोशिश होती है कि राइट्स फॉर्म, ठीक है, ऐसा सोचते हैं, कम से कम ऐसा सोचते हैं, ठीक है कि नहीं वो बात। तो पहले लॉ की बात करते हैं। तो पहला लॉ आया, तो 1772 मैंने कहा सीक्रेट कमेटी बैठाई, सीक्रेट कमेटी ने कहा कि नहीं, यू नीड टू रेगुलेट, और एक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया। नाउ तो नाउ दिस एक्ट विल चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का जो टोटल आइडिया है, टोटल आइडिया उसको चेंज कर देगा। तो इंग्लैंड में भी चेंज हो जाएगा और इंडिया में भी चेंज हो जाएगा। इंग्लैंड में क्या चेंज होगा, इंग्लैंड में कहेंगे कि नहीं आपके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले होते थे, है ना, डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं पहले हर साल इलेक्ट होते थे, देखो छोटी सी चीज है पर इसका इंप्लीकेशन बहुत बड़ा है। पहले हर साल इलेक्ट होते थे, अब इन्होंने कहा नहीं हर साल 4 साल इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो जो है 24 कर दिए, 1/4 हर साल रिटायर होंगे। तो खाली 1/4 का इलेक्शन हर बार होगा, हर साल होगा, लेकिन वो 4 साल तक टोटल टेन्योर होगा। जैसे आज राज्यसभा में होता है 6 साल का टेन्योर है, लेकिन परमानेंट हाउस है, तो उस तरीके का होगा। तो काइंड ऑफ परमानेंट हाउस क्रिएट होगा, ठीक है, कि हाँ जो है 1/4 रिटायर हुए, इनका इलेक्शन इस साल हुआ, ठीक है, फिर ये नए आ गए, फिर अगले साल ये 1/4 रिटायर हुए, फिर इनका इलेक्शन इस साल हुआ, ये नए आ गए, फिर 1/4 रिटायर हुए, इनका इलेक्शन इस साल हुआ, फिर नए आ गए, फिर अगले साल 1/4। तो ये परमानेंट हाउस रहेगा, और हर कोई जैसे ये जो है ये अगले 4 साल तक रहने वाला है, फिर रिटायर होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, छोटा सा चेंज एप्लीकेशन देखो कि जब मेरा 1 साल का टेन्योर होता है ना, तो मैं जो है शुरू के 6 महीना कोशिश करूंगा कुछ अच्छा करना, अगले 6 महीने में सोचूंगा अब तो टाइम जाने वाला है, अब तो मैं रिटायर होने वाला हूं, निकलने वाला हूं, तो मैं अपनी टेंशन नहीं लूंगा, तो गिव अप हो जाता है। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो है लोग वहां पे जो रहेंगे 4 साल, तो दे विल थिंक मैं 4 साल और अच्छा कैसे कर सकूं, और इंप्रूवमेंट टोटल क्या सकता हूं। परमानेंट होने की वजह से देयर विल बी जो है यू नो सस्टेनेबल और स्टेबल पॉलिसी फॉर इंडिया। तो सबसे बड़ा चेंज उन्होंने किया कि जो गवर्निंग बॉडी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी है, उसी का गवर्नेंस चेंज कर दिया कि नहीं हर साल नहीं होगा, 4 साल पे होगा, 1/4 रिटायर एवरी ईयर, ताकि तुम थोड़ा सा स्टेबल पॉलिसी दो, है ना, थोड़ी अजीब सी पॉलिसी मत दो कि कुछ भी कर रहे हो। ओके, आल्सो दे रिक्वायर्ड टू ले बिफोर द ट्रेजरी ऑल करस्पॉन्डेंस फ्रॉम इंडिया डीलिंग विद द रेवेन्यूज, कि अब तुम्हारा ओपन है अकाउंट, तुम जितना भी करस्पॉन्डेंस तुम्हारे इंडिया के साथ हो रहा है डीलिंग विद द रेवेन्यू एवरीथिंग, यू विल हैव टू डिस्क्लोज दैट, यू विल हैव टू गिव इट टू अस, है ना। वो में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल आल्सो कम टू नो कि आपकी जो सिविल और मिलिट्री चीजें हैं उसमें क्या डीलिंग आप कर रहे हो, क्या उसमें चल रहा है। दैट्स फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश कैबिनेट वाज गिवन द राइट ऑफ कंट्रोलिंग द इंडियन अफेयर्स। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली इस टोटल जो है जो भी आपकी कंपनी चल रही है वो देखेगा। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस को सही में मिल जाते हैं साउथ अफ्रीका के दीवानी राइट्स, साउथ अफ्रीका पे आप रूल कर रहे हो, तो रिलायंस जो है रिलायंस के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बदल देंगे, पहली बात तो बदल देंगे इन द सेंस कि हाँ 4 साल रहेंगे, एक साल पे जो है सिर्फ 1/4 रिटायर होंगे। दूसरी बात राजनाथ सिंह डायरेक्ट देखेंगे कि क्या रहे हो, तो तुम्हारा जो भी रेवेन्यू करस्पॉन्डेंट है वो क्या है, तो वहां पे सिविल और मिलिट्री चीजें किस तरीके से मैनेज करो, राजनाथ सिंह डायरेक्ट देख रहे हैं। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है कि तुम इसको किस तरीके से चला रहे हो, ठीक है। देन द एक्ट डिजाइन द गवर्नर, हाँ तो अब जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको सिर्फ गवर्नर, देखो गवर्नर तो मद्रास के पास भी है, गवर्नर जो है बॉम्बे के पास भी है, तो गवर्नर ऑफ बंगाल में स्पेशल क्या है, तो इसको कहा गया नहीं अब ये जो गवर्नर है ये स्पेशल गवर्नर है, इसका नाम रखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुपीरियर है, ओके। तो गवर्नर जनरल तो बंगाल जो है अब यहां से इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि और भी समझो ना बंगाली तो मेन है, दीवानी राइट मिला ही बंगाल में, तो बंगाल इंपॉर्टेंट होगा ऑफ कोर्स। अगर देखो दीवानी राइट बॉम्बे वगैरह या टोटली मिला होता तो हमारी प्रायोरिटी वो होता, ठीक है, शायद क्यों, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट पे वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं करता है, उधर से ब्रिटेन पास पड़ेगा तो वो होता, लेकिन हो सकता है कभी बंगाल होता, क्यों, क्योंकि गैंगस्टिक प्लेन में है, क्लोज टू अवध है, क्लोज टू योर जो है रिच है, काफी रिच है, एंड क्लोज टू दिल्ली है कि मुगल के पास भी है। तो नहीं चलिए जो 1700 अभी मैं उस रेंज में होगा कि जीते ही है, बस अभी पता नहीं दुनिया देखी नहीं, 1773 की बात हो रही है, अभी तो हमारे पास मैसूर भी नहीं आया, अभी तो मराठा नहीं आया है, अभी तो मैं खाली बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी लेके खुश हूं, समझ पा रहे हो बात, ठीक है। इसी टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है, ये 1773 कि मैं कहां पे हूं, अभी कोई बहुत बड़ा एक्सपेंशन नहीं कर बैठा हूं, अभी कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा है, अभी हम खाली जो है चीजें जो देख रहे हैं, जहां पे पैर रखने की जगह मिली है वो बंगाल है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। साथ ही साथ जब गवर्नर जनरल बनाया है तो तुम समझ सकते हो कि तुमने पीएम अपॉइंट कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर, तो ही इज योर प्राइम मिनिस्टर, तो नाउ ये आपके प्राइम मिनिस्टर है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उसको देना पड़ेगा कैबिनेट मिनिस्टर, अकेले राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि बात यहाँ पे राज्य की है, तो अकेले राज्य नहीं कर सकता, तो उसको 4 मेंबर दे दिए गए हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दे दी गई है, भाई ठीक है ये आपकी मदद करेंगे। तो इस समय जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर ऑफ बंगाल थे, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए, ठीक है। इनको 3 हेल्प करने के 3 लोग दिए गए हैं, फिलिप फ्रांसिस, क्लावेन, मॉनसन और मार्वेल, ठीक है, 3 लोग प्रोवाइड कर दिए गए। नाउ दे वर टू होल्ड ऑफिस, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर प्रोवाइड करेंगे हैं, दे वर टू होल्ड ऑफिस फॉर 5 इयर्स, 5 साल लोग रहेंगे, एंड टू बी रिमूव्ड ओनली बाय द किंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। तो जो है ये तभी हटाया जा सकता है जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करे, ओके। फर्दर द गवर्नर जनरल काउंसिल रेस्टेड द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल। तो जो सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो अब कहां से चलेगी, फोर्ट विलियम से होगी, फोर्ट विलियम से चलेगी। दूसरी बात, गवर्नर जनरल वाज वेस्टेड विद दीस पावर्स, जैसे कि अगर आप आर्टिकल जो है पढ़ेंगे प्रेसिडेंट वाला, तो प्रेसिडेंट इज वेस्टेड जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना उसमें, राइट, हां आर्टिकल 53 आर्टिकल 53 कि हां जो है प्रेसिडेंट वेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ मेंशन है। तो वैसा ही लिखा हुआ है कि हां प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल,
ठीक है ना, पढ़ना एक बार। ये लिखा हुआ कि वेस्टेड विद एग्जीक्यूटिव पावर एंड द कमांड सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस, ऐसी दो क्लॉज मेंशन्ड है। बिल्कुल वही बात यहाँ लिखी है कि सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट विल रेस्ट विद हिम, विल बी वेस्टेड इन हिम। तो टोटल पावर जो है इनको दे दी गई है, राइट। एक और चीज जो है, जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो ये है, जो अभी उम्मीद कर रहा हूँ पॉलिटिक्स पढ़ चुके हो तुम, नहीं पढ़ो तो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि एक तो दोनों पावर वेस्टेड है। दूसरी बात, आज का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है आर्टिकल 75 अगर जो कहता है तुम्हारा, आर्टिकल 75 कहता है कि जो है जो मिनिस्टर्स हैं दे आर ऑन द प्लेजर क्लॉज ऑफ द प्रेसिडेंट। पढ़ा है ऐसा? दे होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे है, मतलब पीएम के प्लेजर पे है। पीएम प्रेसिडेंट से क्या करेगा, क्योंकि काउंसिल की बात तो पीएम को माननी पड़ेगी। आर्टिकल 74 है, ठीक है कि यहाँ पार्ट जो है बात माननी पड़ेगी। और आर्टिकल 74 वेस्टेड पावर, नहीं 53 है शायद, मे बी नहीं आता, ठीक है। तो जो है इनको माननी पड़ेगी बात कि जो है इनको रिमूव कर दो, बट यहाँ पे ये पावर नहीं दी गई है। समझ लो बात को। अब समझो थोड़ा, अभी हम थोड़ा इनकी साइड से सोच रहे हैं कि हम मान लो इनके गेम में, ये हमारा भी ये थोड़ी देर मान लो आज की क्लास के लिए ये इनके गेम में कि मान लो इनका पार्ट हो, तो वॉरेन हेस्टिंग का जीवन आसान नहीं है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग का जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ये चारों जो है आ रहे हैं दूसरी दुनिया से, ये ब्रिटेन से आ रहे हैं और ये मानते चल रहे हैं कि अगर मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल हूं तो काइंड ऑफ पार्लियामेंट हूं। वी कैन क्वेश्चन वॉरेन हेस्टिंग कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों कि जहां पे हमें सपोर्ट करना है, वॉरेन हेस्टिंग को सपोर्ट करना चाहिए, वहां पे हम सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं मजा नहीं आया आपके आइडियाज में, आपकी पॉलिसी नहीं, ये इंप्लीमेंट नहीं करना है। तो वॉरेन हेस्टिंग परेशान है यहाँ से, यहाँ पे रिमूवल की पावर इनको दी नहीं गई है, ओवर राइडिंग पावर इनको दी नहीं गई है, तो ही उनकी जिंदगी आसान यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। ऑल्सो दे आर हैविंग जो है एम्बिशंस कि हाँ वॉरेन हेस्टिंग को प्रूव कर देते हैं कि जो है ये बेकार है और हम राजा बन जाते हैं, हम जो है गवर्नर जनरल बन जाते हैं। इस तरह के अपने इस तरह की बात उनके दिमाग में। तो वॉरेन हेस्टिंग का जीवन बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, बट स्टिल ही मैनेज्ड एंड डिड थिंग्स, जो हम बात कर रहे थे कि हाँ उन्होंने टोटल एक्सपैंड वगैरह किया। एनीवे, सो एक ये चीज है कि हाँ इनको पावर दे दी गई है। देन अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा आ गया है, सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है कैलकाटा पे। हाँ, जैसे कि दिल्ली पुलिस सीएम के अंदर नहीं है, थोड़ा सा वैसा है कि हाँ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बट यहाँ तो देश पीएम बना दिया और तुमने जो है पावर नहीं दी है, तो इशू है, बिल्कुल सही, रिलेटेबल है। ओके, तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट दे दिया गया, जो 1774 में आ गया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सर एलिजा एमपी, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड, ये जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के क्वीन जजेस जो है, जज जो भी प्रोनाउंस करते हो, तो 3 जज भी हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल बातें जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं। एलिजा एमपी इज अ फेमस चीफ जस्टिस, इवन ये चारों नाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा कोई जो है क्रिएट किया है। देन ये बात इंपॉर्टेंट है, जब इसको गवर्नर से गवर्नर जनरल किया है तो बाकी जो गवर्नर है वो उसके सबऑर्डिनेट हो गए। तो 2 ही गवर्नर है, गवर्नर बॉम्बे और गवर्नर मद्रास। नहीं, देखो, तो यहां पे सब कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही कर रहे हैं। अभी तक हमने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को कुछ नहीं दिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट खाली गाइड कर रहा है, ऐसे करना है, ठीक है। और हमको जो है डॉक्टर राजनाथ सिंह जो है डायरेक्ट नहीं बता रहे कि जो है कि लेट्स से कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग हम अपॉइंट करेंगे, फिलिप फ्रांसिस हम भेज रहे हैं, नहीं, राजनाथ नहीं बोल रहे। राजनाथ कह रहे हैं कि हमको डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, तुमने क्यों किया, क्या किया, ठीक है, ओवरऑल तुम कैसे गवर्न कर रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही, राइट। तो यहाँ रिकमेंडेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही चाहिए। अभी भी कंपनी ही आगे है, खाली पीछे से ऑर्डर मिला है कि इस तरीके से करना है। हाँ, अगर कुछ वैसा केस होता है, स्पेशली वॉर वगैरह केस, तो मे भी वो लोग इन्वॉल्व हो, बट अभी जो 73 वाला लेवल है, इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग है, कि हम सिर्फ रेगुलेट कर रहे हैं, काम अभी भी तुम ही करोगे, एग्जीक्यूशन अभी भी तुम कर रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट है, सिर्फ रेगुलेट किया जा रहा है, ठीक है। ये लोग रेगुलेट ही करेंगे, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, बहुत रेयर इन्वॉल्वमेंट है। 1857 के बाद ही सॉरी वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। तो खैर, तो जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मिल गया है, हमें 4 जज मिल गए हैं, गवर्नर जो है वो सबऑर्डिनेट हो चुके हैं। द एक्ट आल्सो प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड, कि भाई कोई प्राइवेट ट्रेड वगैरह तुम नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ भी अलाउ नहीं है, कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। वो पैसे लेके जाते थे, कहते राजा ने गिफ्ट दे दिया, हम क्या करें, हम थोड़े मांग रहे थे, है ना। तो इस तरह की बातें हो रही थी कि भाई इतना पैसा कहां से आया, कि राजा ने गिफ्ट दे दिया, ट्रेडर ने गिफ्ट दे दिया, सोने से क्या हम क्या करें, है ना। तो इस तरह का आप कुछ भी अलाउ नहीं है, यू कैन नॉट टेक अ ब्राइब और गिफ्ट्स वगैरह, राइट। दैट्स लिंक्ड ऑन द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जब तुम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, जब तुम राज्य संभाल रहे हो, तो देयर शुड बी अ डिग्री ऑफ ऑनेस्टी, है ना, वो थोड़ा सा होना चाहिए, प्रोबिटी होना चाहिए। तो सभी की अगर बात करें 1773 में क्या हुआ है, तो इनिशिएशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन हुआ है। पहली बात कि हाँ गवर्नर जनरल बन गया है, उसके नीचे 2 गवर्नर आ गए हैं, ठीक है। देन फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहला मूव चल दिया है कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को हम रेगुलेट करेंगे। दे रिकॉग्नाइज, समझा नहीं मैं आज की बात कर रहा हूं, ओके। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईआईसी। हाँ, प्राइवेट ट्रेड अभी चल रहा था, तो इन्होंने अब रोका है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आज भी आप गिफ्ट नहीं दे सकते हो, स्पेशली जहां तक मुझे फिगर याद है 1000 रुपीज के ऊपर का गिफ्ट अलाउ नहीं है ना, कोई जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। 1000 या 400 कुछ ऐसा फिगर है। देन दे लेड फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यस, अवार्ड्स एंड टाइटल्स आप नहीं दे सकते, ओके। अगर मैं असेसमेंट की बात करूं कि ये एक्ट है कैसा, ये तो समरी की बात होगी, ये चीज़ समराइज कर ली, ये एक्ट है कैसा। तो पहली बात तो अभी ब्रिटेन पार्लियामेंट को भी नहीं पता कर क्या रहे, उन्होंने खाली एक कमेटी बिठाई थी, उसके हिसाब से पहली चाल चल दी उन्होंने, ठीक है। तुमको पता नहीं पहली बात तो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कह तो दिया कि जो है वॉरेन हेस्टिंग होंगे, उनकी 4 कमेटी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये कैसे काम करने वाले हैं, किस चीज में क्या होगा, ऐसा कोई संविधान तो लिखा नहीं गया है। संविधान में मेंशन है किसकी पावर क्या है, कौन क्या कर सकता है एक्सेट्रा, यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं। तो बिकॉज कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू द डिवाइसेस ऑफ द कंपनी। अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंपनी डिसाइड कर रही है कि कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है ना। हाउएवर इट ट्राई टू ऑर्गेनाइज एन ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट सुप्रीम अथॉरिटी इन बंगाल। ये कोशिश इनकी अच्छी थी। मद्रास एंड बॉम्बे एंड टू प्रोवाइड अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ देयर पावर बाय द सर्वेंट्स। ये जो ऑनेस्टी वाला काम किया है, यस ये अच्छा काम था। इट वाज अ फेलियर दो, ठीक है, स्पेशली जो मैंने बात करी हेस्टिंग्स के लिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए, कि यहाँ जो है चारों लोगों को मैनेज कर पाना, वॉरेन हेस्टिंग की जो है तबाही हो गई उसमें। तो 11 साल ये एक्ट चला है, जबकि दूसरा एक्ट नहीं आता, इट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1984,
ठीक है, एक छोटा सा एक्ट आया था, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, है ना, नॉट रेलेवेंट, खाली बात करने वाले हैं। तो जो बातें थोड़ी बहुत 73 में रह गई होंगी लिखना, तो रेमेडियल एंड सप्लीमेंटरी एक्ट था। दिस एक्ट एग्जेम्प्टेड द एक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहा है, इन दैट केस उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है एक्ट नहीं करेगा, कोई लॉ उस पर नहीं लगाएगा, कोई केस उस पर नहीं बनेगा। तो एक छोटा सा अमेंडिंग एक्ट आया था। लेकिन अगला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें जाने से पहले फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, है ना। तो ये डायग्राम कभी बनाया था मैंने कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको एक तो जनरल ऑफ बंगाल को, सॉरी, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। उसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी गई 4 मेंबर्स की, 1 2 3 4। बाकी के दोनों गवर्नर इसके सबऑर्डिनेट हो गए। एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जो 17। अगर तुम कंपनी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में अगर तुम कोई डिसीजन ले रहे हो, जैसे वॉरेन हेस्टिंग ऑफिशियल ड्यूटी में अगर कोई अपना डिसीजन ले रहे हैं, उस डिसीजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर केस नहीं करेगा कि अगर वहां पे बाढ़ आई थी तो आपने जो है उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, या आपने एक्शन लिया तो इतना खर्चा क्यों हुआ। इस तरीके का केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ताकि लोगों को डर ना लगे समथिंग। इट इज लाइक मूवी काट दिया, आपके ऊपर आटिया नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट 74 में सुप्रीम कोर्ट आ गया, कलकत्ता में एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है नाउ दे वर अकाउंटेबल कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन क्या चल रहा है इंडिया में, और उनको ब्रिटेन गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगी, स्पेशली टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये समरी है आपकी 1773 की। थोड़ा पहला एक्ट है इसलिए हमने ज्यादा टाइम दिया, समझना था कि बैकग्राउंड पूरा क्या है, क्यों है। आगे थोड़ा सा कंपैरेटिवली देख चलेंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की बात करते हैं। अब क्या है, ब्रिटेन को थोड़ा समझ में आ गया कि इनको कंट्रोल कराया जा सकता है ना, बेटर तरीका क्या होगा, समथिंग लाइक दैट दे अंडरस्टूड। तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बनाया इंग्लैंड में। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बनाया जिसका नाम रखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या है, देखो क्या अब तक क्या हो रहा था, अब तक ये रिपोर्ट जा रही थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, पर एक आदमी इतनी चीजें मैनेज नहीं कर पा रहा था। 1784 तक वैसे भी जो है थोड़ा तो और एक्सपेंशन हो गया होगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ और एक्सपेंशन हो गया होगा। हाँ, और ये लोग जो है मैनेज उतना अच्छा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकेले नहीं कर पा रहे थे। दे वांटेड टू हैव अ बेटर इंस्टीट्यूशन कि नहीं इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। तो उन्होंने एक प्रॉपर डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया कि हाँ, एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया इसमें जो जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। स्पेशल फंक्शन क्या है कि जो पॉलिटिकल फंक्शन है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 तरह के फंक्शन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अब 2 तरह के फंक्शन है। एक उनके पॉलिटिकल फंक्शन है, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, और दूसरे उनके कॉमर्शियल फंक्शंस हैं। एक प्राइवेट कंपनी है, ट्रेड करना थोड़े छोड़ देगी, कॉमर्शियल फंक्शंस है। ठीक है, तो इन्होंने कहा नहीं, ये दोनों बातें रिकॉग्नाइज करो। और ये पॉलिटिकल फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, ये एज अ प्राइवेट कंपनी आप कर रहे हो। ठीक है भाई, हमने आपको चार्टर जो दिया है, कंपनी को चार्टर मिलता है, हमने आपको जो चार्टर दिया हमने इस काम के लिए दिया है। ठीक है, ये काम भी आप कर रहे हो, नाउ यू नीड मोर कंट्रोल। हमें बताएंगे, हम आपको बताएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो दैट वाज द आइडिया ऑफ ब्रिटेन कि नहीं, इसके लिए जो है प्रॉपर एक डिपार्टमेंट सेटअप करो, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी भी यही कर रहे हैं काम, अभी भी यही कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, इन्हीं के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये वाले एरिया में ये लोग अब बिल्कुल इंक्लूड कर देंगे कि एक एक चीज हम बताएंगे तुम्हें कैसे करनी है, नॉट दैट मच स्टिल बट स्टिल। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कि यहाँ पे इनका फंक्शन है पॉलिटिकल अफेयर्स जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, उसको मैनेज करना। यस, ये सरकारी डिपार्टमेंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सरकारी डिपार्टमेंट है। ठीक है, नॉट जो है कंपनी का डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये अभी भी वर्क करेगा थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही, काम अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही कर रहे हैं। राइट, तो एक्ट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू हैव एक्सेस टू ऑल द कंपनीज पेपर्स एंड इट्स अप्रूवल वाज मैंडेटरी विद रिगार्ड्स टू ऑल द डिस्पैचेस। अप्रूवल तुम्हें चाहिए, काम अभी भी तुम करोगे, हम एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं, अभी भी तुम करोगे, बट पहले कुछ काम करने से पहले अप्रूवल चाहिए, और तुम्हारे जितने भी पेपर्स हैं वो हमारे लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। वो नॉट प्योरली जो भी कॉमर्शियल नहीं, वो सारे आप सब में आपको अप्रूवल चाहिए। ठीक है, कॉमर्शियल के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए, उसके लिए चार्टर है आपके पास, लेकिन पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए आपको अप्रूवल चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी द बोर्ड कुड सेंड इट्स ओन ड्राफ्ट टू द सीक्रेट कमिटी। अगर जो है अगर इमरजेंसी हुई तो हम अपना खुद का भेज देंगे कि ये काम करना चाहिए तुम्हें। Thus the act places the civil and military government of the company in the subordination in England। अब ये सबऑर्डिनेट हो चुका है। अब जो है एक विंग जो है जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट है वो बेसिकली मानो ना मानो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करने वाला है। ओके, एक्ट हाउ द एक्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। कमर्शियल अफेयर्स के लिए आपके पास चार्टर है, वो आप मैनेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली अब यहाँ से डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आ चुका है। अब तक वो खाली पेपर मांग रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे, अब बेसिकली जो है वो अब डुअल सिस्टम क्रिएट हो गया है जिसमें आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो है ही। तो 2 लोग कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अप्रूवल दे रहे हैं, बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं। ओके, तो एक्ट रिड्यूस द नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू 3। और एक चेंज क्या किया कि 4 मेंबर दे रखे थे ना वहां पे उसको, गवर्नर जनरल को, वॉरेन हेस्टिंग को, वो जो है इन्होंने 3 कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, इसमें से एक मेंबर जो है 3 में से एक मेंबर जो होगा वो आपका कमांडर इन चीफ होगा, ताकि सब पता रहे, क्योंकि आर्मी वाला फंक्शन है ना इसमें, तो गवर्नर जनरल के पास सब कुछ है, तो उनके अंदर जो है कमांडर इन चीफ भी आ रहा है। इट ऑल्सो मॉडिफाइड द काउंसिल्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे ऑन द पैटर्न ऑफ दैट बंगाल। तो अब यहाँ बंगाल के जो गवर्नर है उनको भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी गई कि यहाँ भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रखो, आपको भी मदद होगी। तो 2 बातें इंपॉर्टेंट है इस एक्ट में। पहली बार लिखा है कि कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया, ध्यान से सुनो, वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, मतलब ये बता दिया गया, जता दिया गया कि देखो वो जो तुम इंडिया जो तुम डील कर रहे हो ना, दोज आर ब्रिटिश पोजेशंस। व्हाई? बिकॉज यू आर अ प्राइवेट कंपनी, हमने चार्टर दिया था, तो तुम जो कुछ कर रहे हो हमारे हिसाब से कर रहे हो। स्पेशली जब पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसका चार्टर हमने तुम्हें दिया भी नहीं था, तो अगर तुम एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडल कर रहे हो तो बेसिकली वो जो जमीन है, वो जो लैंड है, वो जो कंट्री है, वो बेसिकली हमारी है, हमारा पोजेशन है, तुम खाली टेक केयर कर रहे हो।
समझ आ रही बात? पहले तो उन्होंने क्लेम कर दिया, ठीक है। अब भाई कंपनी प्राइवेट कंपनी क्या कह सकती है, मना थोड़े कर देगी रिलायंस राजनाथ सिंह को कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ब्रिटिश ने क्या दिया कि देखो हमारा पोजीशन है, तुम खाली ध्यान रख लो। British government was given the supreme control over the company's affairs and its administration in India. तो अब ओवरऑल सिकंजा जो है वो इनके पास है। तो अगर पेटेंट समरी की बात करूं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर्मल फंक्शन देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज अदर फंक्शंस। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मेंबर कौन कौन है ये इंपॉर्टेंट है। एक तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो कि खर्चा वर्चा देखते हैं वो है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी है, देन 4 मेंबर प्राइवेट काउंसिल के 4 मेंबर है, और जो है वॉर्स एंड ट्रीटीज जो भी होंगी वो इनका कहना है कि आप प्रोहिबिटेड है, आप वॉर एंड ट्रीटीज नहीं कर सकते, ये बात मानी नहीं जाएगी। ओके, तो फिर से एक बार देख लें तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है इनका एक नंबर हटा दिया गया पिट्स इंडिया, दूसरे ही एक्ट में पिट ने जो है वो पिटफॉल क्रिएट किया और वो गिर गया, ठीक है। तो चौथा नंबर चला गया। गवर्नर ऑफ मद्रास के पास भी सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा, 3 लोग आ जाएंगे इनके पास, 3 लोग इनके पास। ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शन स्प्लिट हो गए, कॉमर्शियल अलग, पॉलिटिकल अलग। कॉमर्शियल फंक्शंस जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही देखेंगे बट थ्रू, सॉरी, पॉलिटिकल फंक्शंस भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही देखेंगे बट थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एंड वी नो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन कौन है। ओके, देन एक्ट ऑफ 1786 आता है। 1786 ऐसा कोई बहुत प्रोमिनेंट एक्ट नहीं है, छोटी सी बात यह है कि कॉर्नवालिस को भेजना था ना, कॉर्नवालिस जो है काइंड ऑफ फेवरेट है ब्रिटेन उसके, और इनको भेजना था, ये एग्री नहीं कर रहे थे। ये कह रहे थे देखो तुम मुझे भेज तो रहे हो लेकिन पूरी पावर नहीं दे रहे हो, अगर मुझे भेजना चाहते हो तो पूरी पावर दो। हाँ, तो नाउ व्हाट हैपेंड जो है इनको कहा गया कि इन्होंने कहा मैं तभी जाऊंगा जब मुझे आप गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की पावर दोगे, ठीक है। एंड टू ओवरराइड द काउंसिल, मुझे 4 मेंबर एंड 3 मेंबर जो है मेरे, वो मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना है, मेरे पास पावर होनी चाहिए टू ओवरराइड द काउंसिल इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस, रिस्पांसिबिलिटी मेरी है, ठीक है। तो मेरे पास ये पावर, वीटो पावर बेसिकली होनी चाहिए। दैट वाज हिज डिमांड जो एक्सेप्ट हो गई बिकॉज़ कॉर्नवालिस वाज इंपॉर्टेंट, इनको भेजना था। तो आते हैं 1786 के बाद कॉर्नवालिस आते हैं। हाँ, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब यहां से जो एक्ट आ रहे हैं इनका नाम है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813, 1833, 1853, ये जो है चार्टर एक्ट है। और इनका रीजन है आने का, रीजन आने का ये है कि कंपनी का जो चार्टर है ना उसकी वैलिडिटी होती है, ठीक है, कि 10 साल 20 साल की वैलिडिटी है समथिंग, और उसके बाद उस चार्टर को रिन्यू करना होता है। तो हर बार जब ये चार्टर रिन्यूअल की बात आती है ना तो ये कुछ नई कंडीशन बता देते हैं कि रिन्यू तो करेंगे लेकिन ये काम और कर देना, ठीक है, रिन्यू करेंगे लेकिन ये चेंजेस और कर दो। तो ये हर रिन्यूअल किसी ना किसी कंडीशन, किसी ना किसी शर्त के साथ आए, ठीक है। तो जब इनका 1793 में रिन्यूअल की बारी आई तो जो है कंपनी को कहा गया ठीक है सर 20 साल के रिन्यू कर रहे हैं, आपके जो कमर्शियल प्रोविजन है, चार्टर जो है चार्टर बेसिकली कमर्शियल, तो 20 साल के लिए आपको रिन्यू किया जा रहा है ना। और जो कॉर्नवालिस को जो पावर दी गई है गवर्नर जनरल वाली, वो आगे के सारे गवर्नर जनरल के लिए एक्सटेंडेड है, तो ओवरराइडिंग पावर यहां से कॉमन हो गई, नेचुरल हो गई। देन जो इंडियन रेवेन्यू है, जो होम गवर्नमेंट में जो लोग इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो ब्रिटेन में जो लोग इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, दे आर होम गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो एक्सचेकर वगैरह जो भी पैसा जिन पे खर्च हो रहा है, उनकी जो सैलरी है वो अब इंडियन रेवेन्यू से पे होगी, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस है कि इंडियन रेवेन्यू से पे होगी 1919 तक रहने वाली है, तो काफी लंबा टाइम लगेगी। 1919 वाला जब तुम एक्ट पढ़ोगे तो बेसिकली 1919 वाला जो एक्ट है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 उसमें इस चीज को बदल दिया जाएगा। तो वहां बात करेंगे कि हाँ पुराना चला रहा था, 1793 से चला रहा था, क्यों बदल दिया गया, क्या हुआ। ओके, तो 1793 कुछ जो है शर्तें रख दी है ना कि सैलरी आप पे कर लो। फिर 20 साल एक्सटेंड किया था, 20 साल एक्सटेंड किया था, 20 साल बाद फिर वापस आए यहाँ तो भाई एक्सटेंड करना है, तो उन्होंने देखो एक्सटेंड तो कर रहे हैं तुम्हारा, फिर से जो है 20 साल एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, कि जो है तुम इंडिया को रख लो, इसका रेवेन्यू इंडिया का रेवेन्यू भी तुम्हारा है, तो अभी 20 साल फिर एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन जो तुम्हारी मोनोपोली है ट्रेड की, कि अब तक क्या कर रहा था, इसने हमने क्या इंडिया पूरा हमने डिजाइन किया है, हमने डिवाइस किया, हमने नया काम कर दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ हम जो है ट्रेड करेंगे। बाकी की जो कंपनीज थी ब्रिटेन में वो कह रही थी ऐसा कैसे, हमें भी मौका मिलना चाहिए, जैसे फेयर करना माना है कभी नहीं है, तो नहीं आ चुका है ना, तो फ्री ट्रेड होना चाहिए, हमें भी मौका मिलना चाहिए, हमें भी जाना है, तो ये पुश कर रहे थे ब्रिटेन गवर्नमेंट को। तो इनसे आगे देखो तुम्हारी मोनोपोली तो खत्म कर रहे हैं, अब इंडिया के साथ तुम्हारी मोनोपोली नहीं है, बाकी लोग भी जो है अपनी कंपनी देके जा सकते हैं। लेकिन बिकॉज आप काफी पुराने हो, अच्छा काम किया आपने, तो उसके लिए उसको रिकॉग्नाइज करते हुए चाय पे जो है क्योंकि टी ट्रेड काफी प्रोमिनेंट है, पॉपुलर है, चाय का जो ट्रेड है वो, तो चाय और चाइना ये 2 ट्रेड आपके पास रहेंगे। चाइनीज ट्रेडिंग अभी भी मोनोपोली आपकी है, टी ट्रेडिंग अभी भी मोनोपोली आपकी है, तो ये चाहे मोनोपोली रहने दी, बाकी इंडिया में बाकी लोग भी जा सकते हैं, बाकी कंपनीज भी जा सकते हैं। एक और बात जो इन्होंने देखी, इन्होंने कहा कि देखो 1813 तक काफी एक्सपेंशन हो चुका है, मैसूर वगैरह भी आ चुका है, हैदराबाद जो है काफी लोगों के साथ ट्रीटी सब्सिडियरी वगैरह साइन हो चुकी है, वेलीजी जा चुके हैं ना, वेलीजी 1805 में चले गए थे, तो बहुत सारी सब्सिडियरी लाइंस वगैरह साइन हो चुकी है, तो काफी जो है प्रोमिनेंस जो है काफी हो चुकी है। तो अब हुआ कि नहीं इन लोगों को इंग्लिश सिखाओ, भाई एजुकेशन भी दो इन लोगों को, राइट। हाँ, बात करेंगे, ठीक है। तो 1813 में पहली बार जो है इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए खर्च होने चाहिए आपके एजुकेशन के ऊपर। ये इतना इंपॉर्टेंट था ओपेन कि इसे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, जो बात कही गई है इससे कुछ खर्च नहीं हुआ, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि डिसाइड ही नहीं कर पाए कि एजुकेशन होनी कैसी चाहिए, इंग्लिश पढ़ाएं कि हिंदी पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, यही डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो वो डिसीजन पे ही लास्ट ईयर एमसीक्यू में सवाल आया है, प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया है कि इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में आई कैसे, ठीक है। तो जो है वो वहां पे डिस्कस करेंगे जब एजुकेशन डिस्कस कर रहे होंगे, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे। ओके, देन अब देखो फिर से 20 साल के लिए दिया है, राइट। देखो 20 साल के लिए दिया था ना, यानी अगला आना चाहिए 1833 में, तो अपने इससे हमेशा याद रहेगा 1893 से 20 साल 1813, 20 साल 1833, ठीक है। 1833 पर 1833 पहुंचने से पहले कहानी बहुत बदल चुकी है। अब क्या है कि काफी हद तक मशीनरी आ चुकी है, प्रोडक्ट्स काफी चेंज हो चुके हैं, क्लासेस डेवलप हो गई हैं, एक क्लास ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप हो चुकी है, इंटेलेक्चुअल बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं, जिनकी बहुत सारी थ्योरीज मार्केट में आ चुकी हैं, जो कि बात कर रही है जैसे कि बेंथम और जेम्स मिल जो है, दे आर टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी, दे आर टॉकिंग अबाउट राइट्स, ठीक है, कि राइट्स होने चाहिए, हक होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, नॉट फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, राइट्स अप्रोच होना चाहिए, हर किसी का कुछ हक है, ठीक है। तो 1830 में विग्स आ चुके हैं पावर में, जो पॉलिटिकल पार्टी है। नाउ दिस पॉलिटिकल पार्टी इज हैविंग वेरी लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट राइट्स ऑफ मैन, दे आर टॉकिंग अबाउट जो है 1832 में कुछ रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, और लेसेस फेयर जो है वो अब वाइडली एक्सेप्टेड है। लेसेस फेयर कहता है
कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, डिमांड सप्लाई विल डिसाइड की जो है प्राइसेस क्या होंगे, गवर्नमेंट शुड नॉट, हाँ मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द प्राइसेस एंड एवरीथिंग, गवर्नमेंट शुड ओनली वॉच या फिर रेगुलेट, यही करना चाहिए। तो ये आइडियाज आ चुके थे मार्केट में 1833 तक आते आते, तो स्टाइल भी बदल चुका है। 1833 का जो एक्ट आया है, तो आइए देखते हैं कि क्या है। 1833 इज द फाइनल स्टेप्स टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। जो ओवरऑल सेंट्रलाइजेशन होना है, टोटल सेंट्रलाइजेशन होना है, उसका फाइनल स्टेप है। तो अब इन्होंने कंपनी को बोला कि देखो सर, आप ना अब कॉमर्शियल एक्टिविटीज आपकी बहुत हो गई, इंडिया में आपको आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो अब देखो, इस बात को कहते ही एक बात तुम्हें याद दिलाऊं मैं कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो काम कर रहे थे, सीओडी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो काम कर रहे थे, एक देख रहे थे वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, दूसरा देख रहे थे कॉमर्शियल फंक्शंस। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इनको कौन सिखा रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, पूरी तरह इनके कंट्रोल में था ये। कॉमर्शियल फंक्शन इनके कौन देख रहे थे? अपनी मर्जी से देख रहे थे, इसका चार्टर था इनके पास। बट यहां पे देखा गया कि देखो अब तुम्हारा कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो तुम अब ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। यानी अगर तुमसे कहूं कि अब ये आम खत्म हो चुकी है, यहाँ रही नहीं, अब इनका एक ही काम है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, पॉलिटिक्स संभालो, है ना, रेवेन्यू संभालो, तो इनका पैसे का जो सोर्स है वो एक ही रहेगा, रेवेन्यू। नहीं, गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट करेगी, तुम करोगे नहीं, तुम ट्रेड करोगे नहीं, तुम ट्रेड में डील नहीं करोगे, तुम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कमाओ ना, इंडिया से रेवेन्यू आ रहा है, तुम उस पर ध्यान दो, क्योंकि हो क्या है कि यहाँ पे थोड़े से ना, जब गवर्नमेंट, तुम काइंड ऑफ गवर्नमेंट हो, ठीक है, अब अगर सरकार खुद जो है, अगर जैसे कि बीएचईएल जो है खुद कंपटीशन में उतर है, ठीक है, तो इसको बीट कर पाना इम्पॉसिबल है, बिकॉज इसके पास बहुत सारा फंड है, गवर्नमेंट इसके पीछे, जिसके साथ पॉलिसी चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, अगर ये कम्पीट करने लगे कि नहीं मैं ही एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी रहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिकल रहना चाहता हूँ, और चाहे कोई और मार्केट में नहीं रहेगा, तो इसको हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी दोनों फंक्शंस जो है मेजर कर रही है, तो अपने हिसाब से बदलते रहेंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं कराएंगे, नहीं करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दैट वाज द रीजन कि इतना कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, है ना, इतना कॉन्फ्लिक्टिंग है ये कि ये इन्होंने कहा कि इसमें 1833 में कहा कि चार्टर रिन्यू करें तुम्हारा, बट वो चार्टर नाम पे चार्टर है, अब तुम्हारा कोई कमर्शियल फंक्शन नहीं रहेगा। समझ आ गई बात? ट्रेड टू प्राइवेट हैंड्स एंड डिवाइड ऑन ट्रेड, हां, है ना, तुम ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो ये हां, यही मैं ओपनिंग सुनना चाह रहा था कि अब देखो इसकी कोई यूज नहीं रह गया, क्योंकि एनीवे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही मैनेज कर रहा है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। जैसे आप डिमांड कर रहे हो इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, ऐसे लोग डिमांड करने लगे बाद में, बट फिलहाल भी देखते हैं। तो यही बस समझाना चाह रहा था कि अब जो है इन्होंने अब इनकी रेलेवेंस सही नहीं है, बट तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा और कमर्शियल एक्टिविटीज बंद हो जाएगी। गवर्नर जनरल बंगाल विल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि 1833 तक आप समझ लो एक्सपेंसिव बहुत हो चुका है, तब से बंगाल नहीं कहोगे, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका है 1833 में। तो गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ गिवन द पावर टू कंट्रोल, सुपरिटेंड एंड डायरेक्ट दी सिविल एंड मिलिटरी अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इनको थोड़ी कंपैरेटिवली ज्यादा पावर दी गई, सिविल मीटिंग में बैठे थे, यस। लॉर्ड विलियम बेंटिक विल बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कांसेप्ट है कि भाई पूरा इंडिया गवर्न कर रहे हो, वो ऑफ कोर्स 1773 में नहीं आया होगा, 1773 में ऐसा लगा था बंगाल रूल कर रहे हैं, तो उसे गवर्नर जनरल बंगाल कहा गया था। अब तक गवर्नर जनरल बंगाल ही चल रहा था, लेकिन 1833 में ये फीलिंग आ गई कि नहीं अब इंडिया बहुत आ चुका है हमारे अंदर, इसको पूरा इंडिया रूल कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ नॉट एक्जैक्टली, नॉट 100% स्टिल, बट जो है सॉरी, बट स्टिल जो है अब इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया 1833 में। आई होप you समझ रहे होंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बॉम्बे अब और भी राज्य आ चुके हैं, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और जो भी टेरिटरीज हैं वो अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। ऑल रेवेन्यूज आर टू बी रेज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, हु वाज टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर आल्सो। तो पूरा पीएम वाली पावर, इंडिया के पूरे पीएम वाली पावर्स में आ चुकी है। लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर ड्रास्टिकली डिप्राइव्ड ऑफ देयर पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन, कि वो लॉ भी नहीं बना सकते, ठीक है, कोई लॉ नहीं बना सकते, वो खाली प्रपोज कर सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कि आप जो है इसमें लॉ बनाएं। तो गवर्नर जनरल काउंसिल तो बेसिकली बार-बार कहा जा रहा है ना, उसका मतलब गवर्नर जनरल प्लस उनकी काउंसिल इज काइंड ऑफ अ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। समझ रहे बात को, कि भाई एग्जीक्यूटिव भी है, वही पार्लियामेंट भी है, तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, इसलिए बार-बार गवर्नर जनरल काउंसिल कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट को पावर दिया गया। तो जब भी गवर्नर जनरल काउंसिल पढ़ो तो समझो कि खाली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही, इट्स अबाउट कि पार्लियामेंट विल डू दिस, पार्लियामेंट विल डू दैट। गवर्नर जनरल काउंसिल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज ओनली वॉरेन हेस्टिंग्स, सॉरी नॉट वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन उनकी जो तीन जो है जो एग्जीक्यूटिव जो है उसको उनके साथ जोड़ लोगे तब वो गवर्नर जनरल काउंसिल क्रिएट हो जाएगा, जिसका मतलब पार्लियामेंट है, जिसका मतलब सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं है, ठीक है। ओके, सो जो है तो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी छीन ली गई, खाली वो पूछ सकते थे कि सर हमारा लॉ बना दो। 20 साल के लिए इनको लीज ऑर्डर दी गई, है ना। कंपनी लॉस्ट मोनोपोली, वो चाय और चाइना भी गई, कमर्शियल छीन गया तो चाय और चाइना भी चला गया। इट वाज लॉस्ट टू क्लोज इट्स कमर्शियल बिजनेस, ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन इन इंडिया एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वाज लिफ्टेड। हां भी 3 नंबर से ओके, ऑल जो है यूरोपियन इमिग्रेशन, तो अब जो है यूरोपियन आ सकते थे, यहाँ प्रॉपर्टी दे सकते थे, सेटल हो सकते थे, क्योंकि अब ये अपना देश हो चुका है। सो एक्ट लार्ज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। तो अब जो है इन्होंने ये भी बढ़ा दिया, एक लॉ मेंबर ऐड कर दिया कि लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए, नॉट फॉर द एग्जीक्यूटिव डिसीजन, लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए लॉ मेंबर को भी ऐड कर दिया गया। ही वाज एंटाइटल्ड टू सिट एंड वोट एट द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लॉ मेकिंग। अगर लेजिस्लेशन चल रहा है यानी एज अ पार्लियामेंट बिहेव कर रहे हो अगर आप, इन दैट केस ओनली आपको वहां बिठाया जाएगा लॉ मेंबर को, जो कि सजेस्ट करेगा। ऑल्सो अ लॉ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द पर्पस ऑफ कंसोलिडेटिंग, कोडिफाइंग एंड इंप्रूविंग इंडियन लॉज। और पहला जो लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल बना है उसका जो पहले लॉ मेंबर बने हैं वो है लॉर्ड मैकॉले, और इन्हीं की जो है टोटल निगरानी में ये कोडिफिकेशन और कंसोलिडेशन ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर आईपीसी क्रिएट होने वाला है ना, इंडियन पीनल कोड या लॉज क्रिएट होने वाले हैं, कोड्स क्रिएट होने वाले हैं, जिनके बेसिस पे डिसीजन होंगे, जिनके बेसिस पे जुडिशरी काम करेगी। कैन वी कंपेयर विद अटॉर्नी जनरल? यस, यू कैन कंपेयर विद अटॉर्नी जनरल, बट अटॉर्नी जनरल इज नॉट इन्वॉल्वड इन लॉ मेकिंग। तो उस तरीके से नहीं, सजेशन दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ओपिनियन डिफरेंस है। अटॉर्नी जनरल कैन सिट इनटू पार्लियामेंट बट ही कैन एडवाइज एज वेल, बट ही इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इनटू लॉ मेकिंग। यहाँ पे ये सिट और वोट भी कर रहा है, अटॉर्नी जनरल वोट नहीं कर सकता, अटॉर्नी जनरल को वोटिंग की पावर नहीं दी गई है, यहाँ पे वोटिंग की पावर भी है। जैसे आर्टिकल 88 पढ़ोगे तो रियलाइज कि यहाँ बैठ तो सकते हैं बट वोटिंग का उनके पास पावर नहीं है ना। एंड अगेन जब मैं बात कर रहा हूँ ये वाली तो कह देता हूँ कि जो है ऑलवेज गो फॉर द आर्टिकल्स, पढ़ डालो आर्टिकल्स पढ़ो, फिर लक्ष्मीकांत पढ़ो, यू हैव अ वेरी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि हाँ कैसे पढ़ना चाहिए पॉलिटी। ओके, तो तुम
दिया, ये पावर नहीं दिया, बहुत अच्छा क्रिएट होगा। तो यू कैन हैव पीएम बख्शी और डाउनलोड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां से कर सकते हो। ऑल आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट, 151 तक ऑल आर इंपॉर्टेंट, सारे पढ़ने रटने नहीं है, ठीक है। लॉजिक है उसके पीछे, है ना, वो तुम फॉलो कर सकते हो, है ना। गो फॉर पॉलिटी कोर्स बाय आयुष और जो है जतिन, और मेरा जो फ्री कोर्स है क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटी, क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटी, ये देख लो 151 आर्टिकल पढ़ा रखे हैं, है ना। यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे करना चाहिए, ओवरऑल बेसिक्स में समझ आ जाएगा। ओके, तो 151 तक तो जो है पता ही होना चाहिए, उसके आगे थोड़ा सा पेज चूज करना है। ओके, एनीवे, तो यहाँ पे अब एक और बात सामने आई, एक और बात, क्योंकि उधर जो है यू नो वो राइट्स की बात कर रहे थे ना, हक की बात कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे एक और बात आई कि जो है नो इंडियन और नेचुरल बॉर्न सब्जेक्ट ऑफ द क्राउन रेजिडेंट इन इंडिया टू दुबई, रीजन ओनली ऑफ हिज रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिफरेंट कलर और एनी ऑफ देम और एम्प्लॉयमेंट अंडर दी कंपनी। ऐसी फीलिंग आ रही है, अपना संविधान पढ़ लो, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही है कि जस्ट बिकॉज कि आप इंडियन है या फिर आपका रिलीजन हिंदुज्म है या कुछ भी है, इन सब बेसिस पे आपको मना नहीं किया जा सकता कि आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट बने या फिर इंडियन उसमें इसमें जो है टोटल जॉब पाओ, है ना, गवर्नमेंट सर्विस में आने के लिए। इस बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, ये बात लिखी गई। तो यहां से एक और बात समझो कि ये जो बात लिखी गई है, दिस इज वेरी गुड कि हाँ, इंडियंस को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ये बात लिखी गई है कि आप रिजेक्ट किस बेसिस पे नहीं कर सकते, ये बात नहीं लिखी गई है कि किस बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। भाई अगर तुम्हें खाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया जाए कि जो है यूपीएससी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि उम्र 32 साल से कम होनी चाहिए, इंडियन जो है सिटीजन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, बस एग्जाम देगी ना, एग्जाम नहीं दे रहे, खाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया है, तो फायदा क्या, राइट। तो ये वो है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया है कि इन बेसिस पे रिजेक्ट नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 15 जो है उसकी बात करता है कि हाँ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, दो वर्ड्स डिफरेंट है लेकिन बिल्कुल ऐसा ही लिखा गया है। ओके, कि जो है हाँ चलो क्या जो भी है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया, एलिजिबिलिटी जो है आप डिसाइड नहीं कर सकते, बट सेलेक्ट कैसे होगी ये बातें कहीं भी नहीं लिखी है। स्पेशली कोविडेंटेड सर्वेंट्स में, स्पेशली आईएएस ऑफिसर कैसे बनोगे, इंडियन सिविल सर्विसेज कैसे ज्वाइन करोगे, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है और ये अभी थोड़ा और टाइम लेगा। तो 1933 हो चुका है, अभी तक ये बातें डिसाइड नहीं हुई, खाली ये हुआ है कि इंडियन बन सकते हैं। The act attempted to introduce a system of open competition for selection of the civil servants। तो बात इस एक्ट में ये हो रही थी कि एक यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा दो, ओपन कंडक्ट करा दो और जो है इससे सिविल सर्वेंट्स आप उठा लो, लेकिन ये जो है डायरेक्टर्स को पसंद नहीं आई बात, तो ये यहाँ पे हो नहीं पाया। ओके, तो यहाँ पे इस बात हो रही थी कि Indians should not be barred from holding any place office and employment under the company. However, this provision was neglected after strong opposition from the CODs. CODs को मजा नहीं आया इस बात में, नहीं क्योंकि CODs समझ लो, CODs जो है यहाँ से आईएएस ऑफिसर भेज रहे थे, इतनी पावर अगर तुमको दे दी जाए कि तुम आईएएस ऑफिसर डिसाइड कर लो, डेफिनेटली यू वोंट लेट गो दैट पावर, है ना। और हो सकता है वहां पे ब्राइबरी चल रही हो, या तुम इंडिया भेज देंगे, वहां पे तुम आईएएस बन जाओगे, नहीं पूरा डिपार्टमेंट संभालना, अच्छा खासा पैसा है, उसका इन लोगों को ब्राइबरी मिल रही है, पॉसिबल है। ओके, देन क्योंकि वो राइट्स वगैरह की बात चल रही है, तो जो हवाई जो है वो राइट्स की बात चल रही है, वेरी इंपॉर्टेंट एट टाइम। बिल्कुल वैसा जैसे आज यूपीएससी में लोग सेलेक्ट होना चाहते हैं, उस समय भी सेलेक्ट होना चाहते थे भाई सीधे गवर्नमेंट में। और इवन ब्रिटिशर्स जो है कोविडेंटेड सर्विसेज है ना, ये कोविडेंटेड सर्वेंट्स हैं, तो भाई इतनी पावर दी जा रही है, आईएएस की पावर दी जा रही है, तो व्हाई दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड। और तब तक हम भी पढ़ चुके हैं, 1833 तक हमारी पढ़ाई भी ठीक ठाक हो गई है, ठीक है। तो इंडियंस भी इंटरेस्टेड है कि हाँ हमें मौका मिलना चाहिए, हमें गवर्नेंस का पार्ट बनना चाहिए। तो यस, ग्लैमरस, आई वोंट से ग्लैमरस, लेकिन यस ग्लैमरस उस टाइम में भी ग्लैमरस है, पॉपुलर है, पावर है, अच्छी खासी पावर है ना। तो वो इसलिए इंटरेस्टेड है, पीपल आर इंटरेस्टेड। जैसे शुरू होगा हम क्वालिफाई करना शुरू करेंगे। ओके, मतलब कहीं ना कहीं कोचिंग थी, कोई पढ़ा रहा था। ओके, तो इट वाज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक मेजर्स ऑफ एमेलियोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ स्लेव्स, कि हाँ जो है, हाँ कि जो है स्लेव्स वगैरह जो है कि स्लेव की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के लिए एक्ट आया है इस समय। तो एक्ट 5 1843 में आया है, जिसके तहत स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड। तो ये एक अच्छा स्टेप है जो जैसा ही वादा कर रहे थे। तो समरी की बात करें तो क्लाइमैक्स सेंट्रलाइजेशन है, कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली चाइना पे 20 साल के लिए लीज और मिल गया है, यूरोपियन इमिग्रेशन अलाउड हो गया है, प्रॉपर्टी अलाउड हो गई है, ओपन सिविल सर्विसेज प्रपोज हुआ है, लेकिन रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। इस पे इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड है, यूपीएससी रिलेटेड ही सवाल है, चीजें शुरू कहां से हुई। हाँ हो सकता है वो कुछ कोई तो पढ़ा रहा होगा, किसी ने तो गाइड किया होगा, कोई तो टीचर प्रोफेसर या खुद सेल्फ स्टडी किया होगा, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी भी तो हो सकती है, ठीक है, खुद पढ़ के भी निकल जाते हैं। ओके, तो असेसमेंट की बात करें तो अनडाउटेडली ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट एंड फार रीचिंग चार्ज चेंजेस। यस ऑफ कोर्स, कंपनी का इतना बड़ा आर्म बंद कर दिया है, कंपनी की जो है कमर्शियल फंक्शंस बंद कर दिया है, तो डेफिनेटली जो है यस एक बड़ा चेंज है। कंपनी हैज लॉस्ट इट्स कमर्शियल प्रिविलेजेस, कुड नाउ कंसंट्रेट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पूरा फोकस एडमिनिस्ट्रेशन पे है। एक और चीज रिलेट कर दो जल्दी से रिलेट करो। 1833 में अगर इनके कमर्शियल फंक्शन चले गए हैं और अगर एक ही फंक्शन बाकी है रेवेन्यू, तो एज अ कंपनी तुम्हारा क्या आइडिया होगा, अब क्या करना चाहिए। अगर अब तुम्हें ग्रो करना है, स्केल करना है, तो अब आइडिया क्या होगा तुम्हारा, एक्सपेंशन। तो डोंट यू थिंक इसके बाद जो है डलहौजी जो कर रहे थे, है ना, जिस तरह से जो है एक्सपैंड हुई है ना, वो इसी का नतीजा है। क्या तो ट्रेडिंग बंद हो गई है, एक ही काम है रेवेन्यू लेके आओ, रेवेन्यू एक तो गरीबों को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है रेवेन्यू बढ़ा लो, बिल्कुल सही, रेवेन्यू बढ़ा लो, एक्सप्लॉइट करो, वो सब जो कर सकते हो करो ही, प्लस जितने राज्य हड़प सकते हो उतने राज्य हड़प डालो, डायरेक्ट एनेक्सेशन कर लो, पूरा लैंड रेवेन्यू अपने पास आना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा एरिया चाहिए। इसीलिए डलहौजी वो आइडियाज है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, अवध को एनेक्स करने का बहाना चाहिए था, क्योंकि लैंड रेवेन्यू की जरूरत है। जो हम कल बात कर रहे थे, है ना, तब हम नहीं बात कर सकते थे वाली, लेकिन अब कर सकते हैं कि अवध को एनेक्स करने का बहाना चाहिए कि वो पूरा इंडो गैंजेटिक लैंड है, किसान बहुत ज्यादा है, खेती बहुत ज्यादा हो रही है, लैंड रेवेन्यू अच्छा खासा किया जा सकता है, बहाना कोई मिल नहीं रहा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स वगैरह लगा नहीं सकते, तो क्यों हड़प देंगे भाई, आप गवर्नमेंट रूल अच्छा नहीं कर रहा, मिस गवर्नमेंट के बेसिस पे। हाँ भैया सी वाज कंप्लीटिंग टारगेट, इनको कहा गया था कि अवध चाहिए, कैसे भी चाहिए, बाय हुक और प्रूफ अवध चाहिए, तो उन्होंने मिस गवर्नमेंट के बेसिस पे हड़प दिया था।
राइट। तो जितना भी हड़पना चल रहा था वो दिस इज बिकॉज़ 1833 में से कॉमन फंक्शन बंद करा दिया गया। आफ्टर द प्रोविजन ऑफ द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ वाज ऑफ ग्रेट कॉन्सिक्वेंस एज बिफोर 1833 लॉज वर इम्परफेक्ट, क्योंकि कोडिफिकेशन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट बना दिया तुमने और कोडिफिकेशन हमारे पास है नहीं, तो जो है जो मर्जी सामने आ रहा है अपने हिसाब से अपने विवेक द्वारा जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं राइट। बट अब कोडिफिकेशन की बात थोड़ा सा चीजें बेटर होंगी, इंप्रूव होंगी। प्रोविजन कंसर्निंग द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी वाज गुड, ठीक है, ये अच्छा आइडिया था। तो 1833 तो एक चौथा मेंबर वापस आ गया है, लॉ मेंबर है, गवर्नर अभी भी सबऑर्डिनेट है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम रख दिया गया इसका। ईस्ट इंडिया पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है, प्रॉपर्टी अब अलाउड है, अब ये लोग आ सकते हैं। 20 साल बाद फिर से बात हुई, एक और जो है लागू है, एक बार रिफ्रेश करके देखो, बाकी लोग बताओ कि हाँ सही है, सही चल रहा है, ठीक है। 20 साल बाद फिर से जो है 20 साल बाद फिर से टर्म्स पूरे हो गए, ठीक है। अब 20 साल बाद जैसे भी ओपेन कह रहे थे कि जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जरूरत रही नहीं, कुछ काम का है नहीं, ऐसी डिमांड बाकी दुनिया भी कर रही, बाकी दुनिया में ब्रिटेन में पब्लिक डिमांड कर रही थी। अब क्या ही करोगे ईस्ट इंडिया कंपनी का, बाहर करो इनको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बाहर करो, सीधे दे लो, एक्वायर कर लो, है ना। तो बेसिकली मोर लाइक नेशनलाइजेशन, कि हाँ पूरा एक्वायर कर लो, नेशनलाइजेशन नहीं कहते, कंफ्यूज हो जाओगे, बेसिकली इनका पावर ले लो, इनसे छोड़ दो, बाहर कर दो, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट। वैसे समझ जाओ कि अगर 1858 में आखिरी एक्ट आने वाला है तो ये 1853 वाली आखिरी एक्ट है, ठीक है। दूसरी तरफ जो है देयर वाज अ ग्रोइंग डिमांड दैट द डबल गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी शुड बी पुट टू एंड, खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैड आउटलिव्ड इट्स यूजफुलनेस, जो आप भी समझ चुके हो। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलोंग विद द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओनली रिजल्टिंग इन अननेसेसरी डिले, कि मैं पेपर ड्राफ्ट करता हूं, उनको भेजता हूं, अप्रूवल देता हूं, वही काम करता हूं, वो डायरेक्टली वही लोग कर ले तो मच बेटर रहेगा। अगर जो डिस्पैच है, अगर डायरेक्टली बीच में फालतू की देर क्रिएट करी हुई है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, होता काम बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा है, उनके हिसाब से हो रहा है, तो वही को देने दो ना कंट्रोल, क्यों लेके रखा है बीच में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो हर कोई ये डिमांड कर रहा है। It was also said that the existing legislative machinery under the Charter Act of 1833 was inadequate, कि हाँ ये जो लेजिस्लेचर हो रहा है, हाँ there was no need, actually there was no need, लेकिन अभी भी जो है रखा है उन्होंने, क्यों? क्योंकि शेयर इन्हीं के पास है, कंपनी मतलब नॉट एक्जैक्टली शेयर जैसा कुछ नहीं है, बट अब तक इन्होंने ग्रो किया है, तो एकदम से कैसे घर से बाहर निकाल दोगे भाई? उसी में पूरा इंडिया लेके आया है, एनेक्सेशन कर रहा है, सब कुछ यही कर रहा है, 20 साल में और एनेक्सेशन इन्होंने कर दिया है, रेवेन्यू ग्रोथ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, कैसे बाहर करना है? डिमांड तो पब्लिक कर रही है कि हाँ भाई जो है दूध देने वाली गाय तो हर कोई चाह रहा है कि हम ले लें, वो सब तो जो है, लेकिन रीजन है लॉजिक में, यहाँ पे लॉजिक भी होना चाहिए, तो बहाना होना चाहिए, क्यों? क्योंकि तुम एक गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रहे हो, अगर तुम किसी कंपनी के साथ एकदम जैसा कर दोगे, बाकी कंपनी का तुम्हें भरोसा उड़ जाएगा, ठीक है। वो लोग कहेंगे यार सरकार कुछ भी करती है, तो वो तो नहीं कर सकते, तो एक पॉलिसी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। एकदम से झटके में नहीं किया, हमको मजा नहीं आ रहा, राजी लिया, और भी कंपनी है ना, एक कंपनी थोड़े, तो बस मौका चाहिए, ठीक है। तो वो रिवॉर्ड जो है 1857 वो मौका है कि हाँ हमें मौका मिल गया, प्रोटेक्ट मिल गया, भाई तुमसे रूल नहीं हो पा रहा, इसलिए हमें लेना पड़ा, अभी वो मौका एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, तो वॉइस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कंटिन्यूइंग आल्सो द गवर्नर बंगाल, वो कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ बंगाल शुड बी डिफरेंट पोजीशन। आप दोनों चीजें साथ में कैसे कर सकते हो भाई? वैलिड पॉइंट है कि गवर्नर मद्रास अलग है, गवर्नर बॉम्बे अलग है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर बंगाल का भी काम कर रहा है, जो चीज रेलेवेंट नहीं है, अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बायस हो जाएगा, बंगाल को फेवर ज्यादा करेगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, जेन्युइन बात है। ऑल्सो ग्रेट टेरिटोरियल पॉलिटिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो चुका है 1833 के बाद, पंजाब आ चुका है 3940 के बाद शुरू हो गया था, सिर्फ 43 में समथिंग जॉन ने फिर कर दिया था, उसी टाइम में पेगू म्यांमार आ चुका था, तो एक्सपेंशन काफी ज्यादा हो चुका है, तो लॉस चाहिए थोड़ा सा। देन देयर वाज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, की पावर बहुत ज्यादा सेंटर पे चली गई है, थोड़ा डिसेंट्रलाइज करो। तो 1833 में कहा था कि सेंट्रलाइजेशन का पीक है, ओके। और इंडियन को थोड़ा सा शेयर दूना, इंडियन सेंट्रिक कराओ गवर्नमेंट, भाई जरूरी है ना, वो ग्रीवांस डेवलप हो रही है, इंडियन का शेयर जरूरी है। दस अंडर दी सर्कमस्टेंसेस ये जो है नया जो लॉ आया है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये इन हालातों में इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए आया। तो देखते हैं क्या है। पहली बात तो जो है इन्होंने एक्ट ने रिन्यू कर दिया, भगाया नहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, रिन्यू कर दिया। तो पावर्स ऑफ द कंपनी, रिन्यू द पावर्स ऑफ द कंपनी एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडिया, कि हां तुम अभी मॉनिटर करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट टू नॉट ओनली फॉर नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड। हर बार 20 साल बोलते थे कि 20 साल 20 साल 20 साल, इस बार बोला भी नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम करो, देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 20 साल एक्सटेंड ना करके वो विंडो ओपन रखा था ऑलरेडी, कि जिस दिन मौका मिलेगा, जिस दिन बहाना मिलेगा बाहर कर देंगे, तो वो मौका ऑलरेडी ओपन था। हां दूरदर्शी सरकार है, ब्रिटेन सरकार है, अंडरस्टैंड मत करो उसे, तो उन्होंने पहले ही 53 में ही मौका उन्होंने ओपन रख दिया था कि मौके का वेट करते हैं, लेट्स नॉट एक्सटेंड, लेट्स नॉट जो है वो लोगों में एक ग्रीवेंसेस स्पेशली प्राइवेट कंपनीज के अंदर देने खौफ पैदा नहीं करते। Okay, so previous acts had done, but only until the parliament should otherwise provide. तो हम बताएंगे कब तक। Act provided that the salaries of the members of the board of control, secretary and other officers should be fixed by the British government. हम बताएंगे कि सैलरी कितनी है, but will be paid by the company. The number of the members of the court of directors was reduced. पूरा बाहर नहीं किया है ना, लेकिन 6 लोग बाहर कर दिए, 24 की जगह 18 ही होंगे, ठीक है। 18 में भी 6 लोग will be nominated by the crown. तो basically this is phasing out. एकदम से बाहर नहीं करेंगे, phase out कर रहे हैं। अब इनका आइडिया होगा अगले एक्ट में 10 साल बाद कुछ और दे देंगे, अब जो जाएगा 18 की जगह 10 ही कर देंगे और 10 में से 6 हमारे होंगे, इस तरह से phase out करने का सोचा रहा होगा शायद, हमें नहीं पता। लेकिन फिर यहाँ जो आने वाले वो ये 24 से 18 कर दिए, 6 were nominated by the crown. Court of Directors are dispossessed of its power of patronage as the services are now made open to competitive examinations. वो जो covenant service वाली जो पार्टी वाली ICS सिविल सर्विसेज है, अब उसके लिए competitive examinations होंगे, तो वो एक जो है इनके पास पावर थी वो उनसे छीन ली गई और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इसमें ICS में नहीं होगा। एंड फॉर दिस स्कीम एक कमेटी बैठाई गई है लॉर्ड मैकॉले, जो कि बताएगा कि कैसे ये ICS होने वाला है। तो ये 1854 में पॉइंट होगी। Court of Directors have power to constitute a new presidency or to alter the boundaries of the existing ones to incorporate the newly acquired territories, कि यहाँ प्रेसिडेंसी बना सकते हो, नए स्टेट्स क्रिएट कर सकते हो, प्रोविंसेस क्रिएट कर सकते हो, ये सारी पावर आपके पास रहेगी। Then they also appointed a law commission in England, जो कि वहां के लॉस को चेक कर रही है सही है कि नहीं। It introduced for the first time local representation in India, legislative council create करी, इसमें कुछ इंडियंस भी रखे जा सकते हैं। Out of 6 new legislative members of the Governor General Council, 4 members were appointed by the local governments of the Madras, Bombay and Bengal and Agra. तो basically not Indians है ना, अगर मैं इंडियंस का तो गलत है, not Indians, local representation, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यसभा में लोग कहां से आते हैं, राज्यों से आते हैं, तो लोकल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो राज्यों से जो है लोग यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हुई है, वो भी इंडियंस के लिए नहीं है, लॉलीपॉप ये इंडियंस के लिए नहीं है अभी, राइट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करी गई है और उसमें जो है बेसिकली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल प्रोविंसेस से, गवर्नर से जो है लोग आ सकते हैं, वहां का मेंबर बन सकते हैं। समझ द रीजन ऑफ कंपनी वाज टू एक्सटेंड इंडेफिनिटली फॉर द डिसीजन सिविल सर्विस एग्जाम में मेड ओपन में कमेटी बैठाई गई, लॉ में बिकेम द परमानेंट मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, चौथा वाला परमानेंट हो गया। एडिशनल 6 मेंबर्स आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर लेजिस्लेशन, 6 लोग और ऐड कर दिए गए जो लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए बैठेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कुड वीटो लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वीटो कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो पहले असेसमेंट बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, एक्ट को देख लेते हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, तो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये पहले से था, इसको परमानेंट किया, पहले से था परमानेंट किया, लास्ट वाले में आ गया था। 6 मेंबर ये ऐड किए, ठीक है, ओवरऑल 6 मेंबर ऐड किए। इनका पर्पस क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन, जैसे पहले इसका पर्पस था, इसका पर्पस पहले सिर्फ था लेजिस्लेशन, इनका पर्पस भी सिर्फ लेजिस्लेशन। तो 6 मेंबर ऐड किए हैं, 6 में से 4 लोग बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 लोग यहां से आएंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा भी है इसमें और एक जो है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी है। तो एलवन जो है बेसिकली एलवन है, एक सुप्रीम कोर्ट, 2 सुप्रीम कोर्ट जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस और बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और पंजाब से जो है एक मेंबर आएंगे जो यहां पे हेल्प करेंगे इन द लेजिस्लेशन, सो दैट इवन दे आर रिप्रेजेंटेड ओवर देयर, ठीक है। दैट इज द बेसिक आईडिया।
तो असेसमेंट की बात करते हैं। असेसमेंट टेस्ट एक्ट वाज टू कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू कंफ्लिक्टिंग व्यूज। एक व्यू कह रहा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बाहर कर दो, एक व्यू कह रहा था नहीं रख लो, तो दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज है कि 18 से 6 कर दिया, टाइम को जो है इंडेफिनिट कर दिया कि 20 साल नहीं बढ़ा रहे, ठीक है। और जो है जो सिविल सर्विस के वो पैटर्नाइज कर रहे थे वो भी सब बंद कर दिया, उसके लिए कॉम्पिटिशन करा दिया। तो जो कह रहे रख रहे हैं तो रख भी दिया, जो कह रहे निकाल दो पावर छीन ली, तो दोनों फैक्शन को यहाँ पे सेटिस्फाई किया गया। इसके बाद जो है होता है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो आप कह रहे थे कि मौका ये है मौका, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ जिसमें क्राउन को मौका मिल गया। इन्होंने कंपनी को कहा कि नहीं बाय बाय टाटा बाय बाय, अच्छा किया आपने। और अब जो है लॉ 1858 से 1947 जो है रूल है, अब वो सब्जेक्ट्स ऑफ द क्राउन rather than till now NWFP और आगरा, NWFP बेसिकली चलता है, ठीक है, नॉट आगरा। तो जो है 1858 में आज जगह है ना, जिंदा जगह है, कंफर्म कर लूंगा इस बात को, लेकिन NWFP यहां पे लिखा है, NWFP है, ठीक है। तो नाउ जो है हाँ, तो अब जो यहाँ पे 1857 बार मैं कहता हूँ रिवोल्ट के बाद से जो रूल है ये डायरेक्ट ब्रिटेन का है। डिफरेंस आ गया, अब तक रिलायंस का गुलाम था, अब मैं भारत का गुलाम, ठीक है। जैसे साउथ अफ्रीका में अगर पहले रिलायंस रूल कर रहा था तो वो जो पब्लिक थी अब वो रिलायंस की गुलाम हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही रिलायंस को गेम से बाहर किया वो भारत की गुलाम, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। भारत की गुलाम भी कह सकते हो, भारत के नागरिक भी कह सकते हो, वी बिकेम सब्जेक्ट्स ऑफ द क्राउन। डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से उसको परसीव कर रहे हो। एनीवे ओके, हाँ मुझे आइडिया नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा सवाल है कि क्यों ऐसा नहीं है, क्यों जो है उनकी लैंड वगैरह नहीं है, ठीक है, देखना पड़ेगा। तो अब तक सोचा नहीं, इस बारे में कभी किसी ने पूछा भी नहीं। सवाल अच्छा है, आप जो भी सर्च करो, आज तक सवाल बहुत जेन्युइन है कि क्यों ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि लैंड वगैरह एक्सेट्रा नहीं है, ठीक है। तो बस सर्च करो, समझो, मैं भी देखता हूँ, पहले बार पूछा किसी ने, है ना। ओके चलो, तो ये जो एक्ट इसका नाम है एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, ठीक है। मतलब बेटर गवर्नमेंट हम लेके आ रहे हैं। अब तक सरकार चली तो अच्छी नहीं चल रही थी, नाउ दिस इज द बेटर गवर्नमेंट। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 had clearly determined that the company was to retain the territory and the revenues in India interest for the crown not for any specific period। पहले कहते थे specific period नहीं है, ठीक है ना। डोर वाज लेफ्ट ओपन। 1857 जैसे ही रिपोर्ट आया नाउ दिस वाज द टाइम। तो hence this time the demand could not possibly go unheeded, तो जो है ट्रांसफर कर दिया गया कंट्रोल फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन, सॉरी कंपनी टू द क्राउन। तो 1858 में डिस्कशन चल रहा था वहां पे, तो वहां पे डिस्कशन के हिसाब से जो है जो बातें सामने आई है ना, अब कैसे हुआ इररिलेवेंट है, लेकिन कैसे जो सामने आई बातें वो ये आई कि जो कंपनी रूल है ये बहुत ज्यादा इररिस्पांसिबल है, अटर इररिस्पांसिबल, ठीक है ना। पहला डिफेक्ट है, इसलिए डिबेट कर देना चाहिए, उसको सपोर्ट करेंगे ना बात, तो डिबेट चलेगा उनकी पार्लियामेंट में, तो उनके डिबेट के हिसाब से बहुत ज्यादा इररिस्पांसिबल है। और जो डबल गवर्नमेंट चल रहा है ना कि हम भी हाँ वो भी है, इसकी वजह से चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इरैशनल है, एंड दिस शुड बी रिमूव्ड। एंड इसको फाइनली एक्सेप्ट हो गया 2 अगस्त 1858। कोइंसिडेंस देखो कि ये भी अगस्त है, भले 2 तारीख है बट है ये भी अगस्त 1858, ठीक है। तो 2 याद कर सकते हो, फिलहाल रॉयल स्टैंड मिल गया 2 अगस्त 1858। ओके, फीचर्स ऑफ याद की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है। पहली बात की जो है इसको कहा जाता है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो है एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मेन बात है, ट्रांसफर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरी एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन, सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया। एक्ट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हैज वाज टू बी गवर्न्ड बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। तो अब हर मैजेस्टी का राज है, हम सीधे उनके नागरिक हैं, उनके सब्जेक्ट हैं। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसरॉय। अब ये नया टाइटल आ गया है वाइसरॉय, अब वो गवर्नर जनरल नो मोर, एंड ही वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन इन इंडिया। लॉर्ड कैनिंग उस समय थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो एकदम से बन गए वाइसरॉय, पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। तो जो डबल गवर्नमेंट चल रही थी ब्रिटिश इंडिया एक्ट से अब तक वो गेम से बाहर हो गई। एक्ट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो राजनाथ सिंह को डिक्लेयर कर दिया गया कि आज से ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ अफ्रीका है, मतलब एक कैबिनेट मिनिस्टर को डिक्लेयर कर दिया गया कि नाउ ही इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और उनको कंप्लीट अथॉरिटी दे दी गई, कंप्लीट कंट्रोल दे दिया गया ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली नाउ अगर देखो तो इसको थोड़ा सा समझना चाहूं तो एक वाइसरॉय है, उनके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उनके पास एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और ही इज ओवर द अदर प्रोविंसेस। तो ये बिल्कुल आज का स्ट्रक्चर है। इसको तो मान लो कि पीएम है, पीएम के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, या एक लोकसभा है और एक थोड़ी सी राज्यसभा, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ कह सकते हो। या ऐसा कह सकते हो कि पीएम के पास पार्लियामेंट है और उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री है और नीचे वो चीफ मिनिस्टर वगैरह है सारे प्रोविंसेस में, ठीक है। अब पीएम के ऊपर प्रेसिडेंट होता है जिसके पास सारी पावर है, मेन पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो यहाँ पे इसके ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। डिफरेंस कहां पे आ रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली ब्रिटेन में बैठा हुआ है और वो वहां के कैबिनेट मिनिस्ट्री का पार्ट है ना। तो ये टच बेसिकली यहाँ पे नहीं है, ये दोनों अलग अलग देशों में है, ठीक है। ब्रिटेन में बैठा है, वहां से रूल कर रहा है। नहीं, पीएम के अंदर पार्लियामेंट नहीं है, मैं खाली थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूं। इट्स नॉट लाइक पीएम के अंदर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इज काइंड ऑफ सेपरेट बॉडी। तो हमारा चेक बैलेंस है, हमने थोड़ा प्रोवाइड किया है कि पार्लियामेंट थोड़ा सा सेपरेट है, देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो बिल्कुल लिटरली मत देना कि पार्लियामेंट समथिंग, बट यस क्योंकि लेजिस्लेटिव यहाँ पे अंडर इसके इसी आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा पार्लियामेंट से मैंने रिलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा पॉइंट आउट किया दोस्त, है ना। लेकिन जो यहाँ मैंने रिलेट कर लिया कि पार्लियामेंट और कैबिनेट मिनिस्ट्री है, बट एक्चुअली जो है लेजिस्लेटिव का पार्ट तो है लोग, लेकिन पूरा कंप्लीट लेजिस्लेचर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो है कंप्लीट लेजिस्लेचर नहीं है, लेजिस्लेचर और भी हो गया, ओके। तो क्या तो एक्ट डिक्लेयर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया कॉर्पोरेट बॉडी है और इसके खिलाफ केस किया जा सकता है। नाउ द अपॉइंटमेंट टू द हाईएस्ट ओरिएंटेड सिविल सर्विसेज बट टू बी मेड बाय द ओपन कॉम्पिटिशन अंडर द रूल्स लेड डाउन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विस कमिश्नर। तो ये लोग डिसाइड करेंगे, हां बंगाल का गवर्नर भी होगा, यस ये लोग डिसाइड करेंगे कि जो है यू नो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कैसे होंगे। तो असेसमेंट करते हैं इसका। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1858 वर फार एबलर मैन, मतलब राजनाथ सिंह डायरेक्ट हैंडल कर रहा है ना कंपनी का। अगर रिलायंस का अगर कोई ऑफिसर हैंडल कर रहा होगा उससे कहीं बेटर हैंडल करेगा राजनाथ सिंह, बिकॉज़ ही इज नॉट एक्सपीरियंस मैन, ठीक है। तो ये हैंडल करेंगे तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी मच बेटर, है ना। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज कंटेंट विद लीविंग द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अलोन टू एक्ट एज इट, जैसा चाहे वैसे वो जो है काम कर सकते हैं, बिकॉज़ नाउ दिस इज द थ्योरी ऑफ ट्रस्टिंग द मैन ऑन स्पॉट। हां सॉरी क्विज भी है, ठीक है। कंटिन्यू द क्विज, मैं भूल गया था, ठीक है। कंटिन्यू द क्विज और हम मैं ले लूंगा, पोस्ट इट ऑन द कमेंट सेक्शन समवेयर या फिर जो है उसमें डाल दो। सिलेबस इज आई गेस भूल गया मैं,